बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। तो सेशन 2022 से इसके लिए आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रिलीज किए गए, इट मींस कि जो क्वेश्चन पेपर अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीबीएसई की तरफ से आपका जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है इंग्लिश मीडियम में। आप इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो, मार्किंग स्कीम इवन क्वेश्चन पेपर दोनों है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे ही इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट हिंदी लैंग्वेज में समझने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ में भी, यानी कि कंप्लीट आंसर भी बताऊंगा। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके लिए भी आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखोगे जब भी आप अपना बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे तो यहाँ पे बेसिकली जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरीके का तैयार होगा जैसा कि आपको दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेट होगा, यहाँ पे एक कोड होगा और यहाँ पे एक सीरीज होगी। ये ऑलमोस्ट आपके हर सब्जेक्ट में अलग होता है, ठीक। अब यहाँ पे आपको अपना सीबीएसई का रोल नंबर डालना होता है इन बॉक्स के अंदर में। नाउ अब ये कुछ नोट होते हैं, इन्हें आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे कितने होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे इस प्रश्न पत्र में कितने होने वाले हैं। इवन जो टीचर्स हैं वो कितनी देर पहले हमें अपना जो क्वेश्चन पेपर वो देंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बताया जाता है कि 15 मिनट पहले आपके एग्जाम से आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है पढ़ने के लिए ताकि इजीली आप समझ पाओ, उसका एनालाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। अब समझो यहाँ पे पेपर के पैटर्न की टाइमिंग 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 80। नाउ क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझिए। टोटल 4 खंड होंगे हमारे यहाँ पे और टोटल क्वेश्चन होंगे 38। खंड ए में हमारे 1 से 20 तक एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी आपको करने एक एक मार्क्स। खंड बी जो है 21 से 29 टोटल यहाँ पे ये क्वेश्चन होने वाले हैं और इन क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, 2 मार्क्स के हैं। खंड सी में 30 से 35 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। एंड खंड डी जो है ये 6 अंक के प्रश्न है और इसमें 36 से 38, तो इसमें भी आपको एक चॉइस मिलेगी। इवन मैं ये कहता हूँ कि अराउंड आपको 4 से 5 चॉइस पूरे क्वेश्चन पेपर में मिलने वाली। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात। नाउ अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इजीली इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को यहाँ से पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो हमारा। सेक्शन ए है यानी कि खंड ए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 मार्क्स। चलिए देखो प्रश्न पहला क्या है हमारा। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब तक ये मैं यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, सॉरी हिंदी में पढ़ रहा हूँ, तब तक इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए। जब मैं आंसर बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते इसका आंसर ये थर्ड है, तो यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हो जो मैं बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आप जैसे मैं ऊपर पढ़ूंगा आप नीचे रीड आउट कर सकते हो, मैं बता भी दूंगा। प्रश्न पहला, अकाल भी मृत्यु दर में वृद्धि का एक प्रमुख और आवर्ती स्रोत है। अर्थात यदि मृत्यु दर में वृद्धि होती है या कमी आती है तो उसमें अकाल एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो हमें बताना है इस संदर्भ में अकाल का कारण इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो यदि कृषि जलवायु वातावरण में बदलाव हो जाए तो अकाल पड़ जाता है, गरीबी या कुपोषण फैले हो तो भी अकाल पड़ जाता है, परिवहन और संचार ये इसके साधन अपर्याप्त ना हो तो भी अकाल पड़ जाता है क्योंकि खाद्यान्न पहुंचेगा नहीं उनके पास तक। अगर उन्हें अधिकार नहीं मिलेगा स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तो वो कैसे जानेंगे, इस संबंध में अकाल पड़ जाता है। बट देयर इज नो रीजन फॉर जन्म दर मृत्यु, अर्थात सॉरी जन्म दर में वृद्धि, इंक्रीजिंग बर्थ रेट इज नॉट राइट रीजन फॉर फेमिनाइज। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है इसका वो राइट है, जन्म दर में वृद्धि। ठीक है, फेमिनिज वर आल्सो मेजर एंड रिक्यूरिंग सोर्स ऑफ increased mortality which of following is not feminist, that is the reason basically cause। तो डी राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे अभिकथन और कारण वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। देखो अभिकथन हमारा क्या कहता है, अभिकथन ए, जनसांख्यिकीय संरचना के द्वारा दी गए अवसर के कारण जनसंख्या पिरामिड आयु समूहों में एक उछाल आ जाता है। बिल्कुल, जो जनसंख्या संरचना होती है यदि हम उसमें समाज में लोगों को अवसर प्रदान कर दें तो अगले ही क्षण यानी कि अगले ही कुछ समय में जनसंख्या पिरामिड के आयु समूह एक बहुत बड़ा उछाल आ जाता है। अब कारण इसका क्या बताया गया है, कारण बताएगी कि यह मध्यम आयु वर्ग में उच्च जन्म दर के कारण है। ऐसा तो नहीं है क्योंकि किसके कारण है, ये अवसर के कारण है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो अभिकथन है इज द राइट, बट कारण हमारा गलत है। तो इन 4 ऑप्शन में देखते हैं कहां पे सही है। तो ए सत्य है लेकिन आर हमारा यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड हमारा यहाँ पे राइट है। इसी तरीके से इंग्लिश में देख सकते हैं एसएसएन हमारा दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। अब इसमें जो हमें सही लगता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट बी इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ क्वेश्चन थर्ड देखिए। थर्ड है, जनजातीय समूहों की मुख्य धारा के साथ
बातचीत आमतौर पर आदिवासियों के लिए प्रतिकूल नहीं थी, अर्थात जन समुदायों की मुख्य धारा के साथ में आदिवासी लोगों की बातचीत जो है वो एक तरीके से कहते हैं सही नहीं रही। कई आदिवासी पहचान और गैर आदिवासी शब्द की जबरदस्त ताकत के लिए विचारों पर केंद्रित थे। तो ये किस संबंध में है? बेसिकली ये जो है वो आंदोलन और विरोध के विचारों के केंद्रित में हुआ करते थे। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इंग्लिश में आप इजीली ऐसे समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। नाउ फोर्थ देखिए, फिर से एक आ गया अभिकथन कारण, यानी कि इस बार आपके लिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिकथन क्या कहता है? जनजातियां प्राचीन समाज हैं जो सभ्यता को दूषित नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, नहीं करती हैं। नाउ कारण है, जनजातियों को वास्तव में पहले से मौजूद राज्यों और आदिवासियों जैसे गैर समूहों के बीच शोषणकारी और उपनिवेशवादी संपर्क से उत्पन्न होने वाली माध्यमिक घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर में हम देखते हैं कि अभिकथन के बारे में ये जो कहानी कही गई है ये गलत है हमारी, और जो कारण हमें यहाँ पे बताया जा रहा है ये अपनी जगह पे ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा देखते हैं कि हमारा अभिकथन गलत है और कारण हमारा सही है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे, assertion A is false and reason R is the right। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्वशाली जातियों को प्रमुख बनाता है? अर्थात यहाँ पे देखो 4 पॉइंट दिए हुए, इनमें से मैं ये बताना है कि जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं उन संबंध में कौन से यहाँ पे कारक सामने आते हैं। एक है छोटी आबादी, जमीन के अधिकार, मध्यम जाति, क्षेत्रीय राजनीति की भूमिका। तो देखो कभी भी छोटी आबादी में ऐसा हो नहीं सकता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जमीन के अधिकार की वजह से वो संपूर्ण हो जाते हैं, मजबूत होते हैं, मध्यम जाति होती है और क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हो गए हमारे यहाँ पे। अब इन चारों में से देखते हैं तो कौन सा आएगा। हाँ, तीसरा हमारा यहाँ पे ठीक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी क्या करते हैं, एक प्रभुत्वशाली जातियों को एक प्रमुख बना देते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब देखो इसको इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक डोमिनेट कास्ट डोमिनेट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फाइनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डैश परिवार को अक्सर भारत के लक्षण के रूप में देखा जाता है। तो हमें बताना कि ऐसा कौन सा परिवार है जिसे भारत के लक्षण के रूप में देखा जाता है। बेसिकली विस्तृत परिवार, यानी कि एक्सटेंडेड। द एक्सटेंडेड फैमिली इज ऑफ्टन सीन एज ए सिम्टोमेटिक ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिस व्यक्ति को उसकी जाति के कारण नौकरी से मना कर दिया जाता है, ऐसा होता भी है, उसे बताया जाता है कि वह दूसरों की तुलना में कम योग्य था और चयन जो था वो वास्तव में विशुद्धि के आधार पे, यानी कि जाति के आधार पे किया गया था। तो ये किसका उदाहरण है? सिंपल सी बात है भाई, किसका उदाहरण है? ये भेदभाव का उदाहरण है, भेदभाव के आधार पे चयनित का उदाहरण है, ये एक तरीके से ऊंची और निम्न जाति का उदाहरण है। तो क्या है, समाज में जो भेदभाव है उसके संबंध में। नाउ इसी को इंग्लिश में देख सकते हो, द पर्सन हु इज रिफ्यूज्ड अ जॉब बिकॉज ऑफ हिज caste may be told that she was less qualified than others and selection was done purely on merit. This is example of a discrimination. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, एक संपन्न परिवार का व्यक्ति जो है वो महंगी उच्च शिक्षा का खर्च वहन कर सकते हैं, यानी कि वो चाहता तो है कि इजीली वो आसानी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। प्रभावशाली रिश्तेदारों और दोस्तों वाला कोई व्यक्ति अच्छी सलाह, सिफारिशें या जानकारी तक पहुंच के माध्यम से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने का प्रबंधन कर सकता है। अर्थात वो चाहता है उसके रिश्तेदार हैं, उसके दोस्त जो है वो इजीली, मैं चाहता हूं कि वो जाए आगे और आसानी से जानकारी एकत्र करें, ज्ञान अर्जित करें और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें। तो इस संदर्भ में हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमें ये कथन दिए गए हैं इसमें पूंजी के कई रूप होते हैं, पूंजी के विभिन्न रूपों को एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, पूंजी ओवरलोप के रूप में होती है। तो अब हमें समझाना ये जो 3 कथन है इस संबंध में कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बेसिकली देखो यहाँ पे पूंजी के कई रूप होते हैं और इन्हें उसमें परिवर्तित भी किया जा सकता है, लेकिन क्या बताया नहीं किया जा सकता, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि और ये तीसरा वाला भी सही है। तो पूंजी के कई रूप होते हैं, पूंजी ओवरलोप होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है,
आई होप अभी तक के 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखो अभी हम एमसीक्यू बेस्ड करते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगे हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन जब अभी हम जो 2-2, 4-4, 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उन्हें करेंगे तब आपको बड़ा मजा आएगा। अब देखो इंग्लिश में इजीली आप इसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने 3 ऑप्शन है, इसमें से दूसरा हमारा गलत है, पहला और तीसरा इज द राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे ये आपको एक स्रोत दिया गया, बेसिकली छोटा सा यहाँ पे लाइंस दी गई कुछ, और इसी के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 राष्ट्र निर्माण रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया था, किस लिए किया गया था? बेसिकली ये जो है एक सेकेंड, इसका आंसर आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, आत्मसात या फिर एकीकरण। तो आत्मसात और एकीकरण इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं इंग्लिश में, तो इजीली आप इसे पढ़ सकते हो। और 2 नेशन बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक यूज्ड वर असेमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, प्रथाओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने में चुनौती है, अर्थात वे प्रथाएं कौन सी जिसमें भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की चुनौती हमारे सामने आती है? तो बहुलवाद भी है, संस्थागत जो आवास है ये भी है, लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष का समाधान करना है ये भी है। तो प्रथाओं के संबंध में भारत की प्रतिबद्धता जो है वो एक मजबूत करना बहुत बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंग्लिश में देखेंगे, द चैलेंजेस इज reinvigorating India's committee to practices, that is all of the above, यानी कि ABCD। और नाउ क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करें, जबकि कुछ गांव विस्तार की प्रक्रिया में पूरी तरह से लीन है, बसे हुए क्षेत्र को छोड़कर कई अन्य भूमि का उपयोग शहरी विकास के लिए किया जाता है। डैश शहरों की वृद्धि आसपास के गांवों पर तीसरे प्रकार के शाही प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। कौन से हैं वो शहर? वो होते हैं महानगर, जो कि एक तीसरे प्रकार के शहरी प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ द metropolitan cities account for the third type of urban impact on the surrounding villages. Now question number 12, 20वीं शताब्दी में आंदोलन के विकास के साथ कई भारतीय भाषाओं से संस्कृत के शब्द और वाक्यांशों को छोड़ने का प्रयास किया गया था। तो ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है विरोधी ब्राह्मणवादी या फिर ब्राह्मणवादी विरोधी, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एंटी ब्राह्मणिकल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब देखते हैं 13 को, निम्नलिखित में से कौन कृषि अनुबंध कृषि का परिणाम नहीं है, अर्थात अनुबंध कृषि के संबंध में इनमें से कौन सा परिणाम उसका नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ होता है, बल्कि ये टिकाऊ नहीं होता है। तो कौन सा परिणाम नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, इट इज इकोलॉजिकल सस्टेनेबल, दैट इज नॉट रिजल्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग, ठीक है। नाउ अभिकथन देखिए क्या कहता है हमारा, अभिकथन है निम्न श्रेणी के जाति समूहों के सदस्यों को गांव के जमींदार को प्रति वर्ष एक निश्चित दिनों के लिए एक श्रम देना पड़ता था। बिल्कुल ठीक है, जब अंग्रेजी जमाना था उस टाइम जो जमींदारी प्रथा चल रही थी उस टाइम यही था। कारण क्या है? संसाधनों की कमी और आर्थिक सामाजिक समर्थन के लिए जमींदार जाति पर निर्भरता का मतलब था कि कई कामकाजी गरीब वंशानुगत श्रम से संबंधों में जमींदार से बंधे हुए थे। अर्थात बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें अपने अभिकथन और कारण को, तो यहाँ पे एक तरफ तो क्या बताता है कि कैसे वो श्रम लिया करते थे, दूसरा ये बताता है उस श्रम के लिए प्रबंधन क्या किया। बेसिकली अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एंड कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं, एंड आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे, assertion is the right, also reason is the right, and reason is correct explanation of assertion A। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ महिलाएं भी कृषि के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही हैं, जिसे किस प्रकार की शक्ति कहा जाता है या फिर किस प्रकार की शक्ति का विकास हुआ है? तो बेसिकली कृषि के नारीकरण, कृषि का नारीकरण होना, ये हमें यहाँ पे दर्शाया गया, उस शक्ति का विकास हुआ है। वुमेन और ऑल्सो इमर्जिंग एज द मेन सोर्स ऑफ
एग्रीकल्चर लेबर लीडिंग टू फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। ठीक है ना। 16 देखिए, 1997 से 98 से देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही किसानों की आत्महत्याओं को कृषि संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक और कृषि नीतियों में बदलाव के कारण एक कृषि संकट से जोड़ा जाता है। तो हमें बताना है इनमें से कृषि संकट का कौन सा कारण नहीं है। बेसिकली देखो, कृषि संकट के संबंध में बदलता हुआ फसल का पैटर्न भी कारण है, जोतों के बदलने का भी कारण है, और नकदी फसलों की ओर शिफ्ट हो जाना ये भी कारण है। ठीक है, लेकिन कौन सा कारण नहीं है, वो है शहरों में प्रवास। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर एग्रियन डिस्ट्रेस, दैट इज हैवी मिग्रेशन ऑफ या फिर हैवी मिग्रेशन टू सिटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आउटस्टैंडिंग में डैश देशों द्वारा डैश देशों को कार्य आवंटित किया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग में जो वर्क होता है वो अलॉटेड किया जाता है किस देशों के द्वारा, किस देशों को। बेसिकली इस संबंध में देखते हैं तो जो विकसित देश होते हैं ये आउटस्टैंडिंग से विकसित देशों के द्वारा जो विकासशील देश होते हैं इनको कार्य आवंटित किया जाता है किस माध्यम से, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग है बेसिकली यहाँ पे, सॉरी अभी मैंने गलत बोल दिया था, आउटसोर्सिंग है यहाँ पे। नाउ इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे। इन आउटसोर्सिंग वर्क इज अलॉटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ अब यहाँ पे फिर से एक अभिकथन कारण आ गया, यानी कि अभिकथन और कारण पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए। ठीक है, तो अभिकथन देखिए क्या कहता है। पहले आर्किटेक्ट और इंजीनियरों को कुशल ड्राफ्टमैन होना पड़ता था, अब कंप्यूटर उनके लिए बहुत काम करता है। बिल्कुल ठीक। मशीनरी का उपयोग श्रमिकों को कुशल बनाता है। तो यहाँ पे जो 18 क्वेश्चन है इस संबंध में दोनों ही चीजें सही है। ठीक है, यानी कि अभिकथन इज द राइट, कारण इज द आल्सो राइट, एंड कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि आर रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। और आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा इजीली तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, स्टैंड अप इंडिया स्कीम और मेक इन इंडिया स्कीम ऐसे कार्यक्रम हैं जो इसे साकार करने में मदद करेंगे। किसे साकार करने में मदद करेंगे बेसिकली, तो ये जो है यहाँ पे जनसांख्यिकीय जो विभाजन है इसके संबंध में यहाँ पे इसे बताया गया। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम और मेक इन इंडिया स्कीम ये किस संबंध में है, जनसांख्यिकीय विभाजन के संबंध। तो यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे, स्टैंड अप इंडिया स्कीम एंड मेक इन इंडिया स्कीम आर प्रोग्राम्स दैट विल हेल्प रियलाइज द डेमोग्राफिक डिवाइडेड। नाउ सबसे आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड हमारा यहाँ पे। अभिकथन कैसा कहता है, मॉडर्न फूड्स में, मॉडर्न जो फूड्स है हमारे वर्तमान के जो खाने हैं इसमें लगभग 60% श्रमिकों को पहले 5 वर्षों में सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। अर्थात जो भी यहाँ पे मॉडर्न फूड्स हैं वहां पे लगभग 60% श्रमिकों को 5 साल पहले ही उनसे सेवा से दूर होने की बात कर दी गई थी। तो यहाँ पे कारण क्या कहता है कि यह कार्य में शालीनता के कारण है। तो ये तो गलत है भाई। देखो अभिकथन एक टाइम के लिए हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कारण क्या कहता है, जो ये हुआ है ये एक शालीनता का कारण है, ये गलत है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए इज राइट, बट जो आर है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर ए का ये खत्म हो गया। एसेसन यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे और इसका राइट आंसर इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ यहाँ पे सेक्शन नंबर ए के जितने भी क्वेश्चन थे हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, कमेंट बॉक्स में बताना ये सर हमको समझ में आया है या नहीं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो सेक्शन नंबर ए इज कंप्लीटेड। नाउ अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी। हाँ यहाँ से तो अब यहाँ पे देखो हमारे जो है वो 2 मार्क्स के टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाने। 2 क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 क्वेश्चन है, 1911 से 21 के दशक में भारत की विकास दर ने एक विविध पैटर्न को प्रदर्शित किया था। कोई 2 कारण बताइए। तो देखो आपके बुक में कारण एक ही दे रखा है,
लेकिन उस संदर्भ में जो परिप्रेक्ष्य है थोड़े से वो और दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला क्या है कि 1911 से 1921 के बीच जो वृद्धि दर थी वो रही थी नकारात्मक। कितनी नकारात्मक भाई? जीरो, माइनस, माइनस में चली गई थी वृद्धि दर, बढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं, इवन माइनस में चली गई। क्या थी? -0.03%। उसके बाद इसका कारण क्या था? तो कारण ये था 1989 के दौरान इन्फ्लुएंजा नामक एक बड़ी भीषण जो महामारी थी वो यहाँ पे फैली थी। अब इसके कारण लगभग 125 करोड़ लोग जो थे वो देश की कुल जनसंख्या यानी कि 5 अंश को मौत के मुंह में ढकेल लिया। अर्थात जो उस समय लगभग 125 यानी कि 125 करोड़ जो लोग थे, नहीं यार 125 नहीं, टोटल आबादी 135 करोड़ है यार। अच्छा, यहाँ पे है ये 1.25 करोड़, ठीक है ना, 1.25 करोड़। तो ये इस आबादी को इसने ग्रसित किया था और उस आबादी में से तकरीबन 5% लोगों को इसने मार दिया था। तो इसकी वजह से विकास की जो दर थी वो माइनस में चली गई, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज, लोगों के परिवारों को मुआवजा देना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ गई थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो ये चीज यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने अभी क्वेश्चन का आंसर तो पढ़ ही लिया होगा, जैसे जब मैं आपको समझा रहा था। तो द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन decade 1911 to 21 exhibited exhibited a deserved pattern. State two reasons, that is the reasons, and this is a negative impact, negative growth. ना क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा जो भी सामाजिक संस्थान लाए गए उनमें जो परिवर्तन किए गए वो जानबूझकर या फिर जानबूझकर नहीं किए गए थे। मतलब क्या है? अंग्रेजों के द्वारा लाए गए सामाजिक संस्थानों में सभी परिवर्तन जानबूझकर या जानबूझकर नहीं किए गए। अगर किए गए हैं तो कैसे किए गए, नहीं किए गए तो कैसे किए गए, इस संबंध में अपना उत्तर देते हुए जो है एक उदाहरण लिखिए। तो देखो, ब्रिटिश जो प्रशासक थे इन्होंने भारतीय समाज की जाति की जटिलताओं को, जाति की जो जटिलताएं हैं इनको समझने की कोशिश की। यह जानने की इन्होंने कोशिश की कि देश को कुशलता पूर्वक कैसे संचालित किया गया। अर्थात यदि इन्हें देश को चलाना था तो सबसे पहले जाति को समझना था, क्योंकि लोग ज्यादातर अपनी जाति को महत्व देते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ प्रयासों ने पूरे देश में विभिन्न जातियों और जनजातियों, रीति रिवाजों, तौर तरीकों और बहुत सी व्यवस्थित और गहन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अर्थात जब अंग्रेजों ने देखा अगर हमें इन लोगों पर शासन करना है सही से तो हमें इनकी जाति के संबंध में बहुत जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में हमेशा से जाति को महत्व दिया जाता है। तब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने शुरू किया जानना, तब इनके सामने बहुत से सांस्कृतिक रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की जातियां निकल के सामने आती है, उच्च निम्न हर प्रकार की जाति। तब इस प्रयास की जाति सामाजिक धारणाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और सैकड़ों याचिकाओं को जनगणना आयुक्त को विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों के द्वारा संबोधित किया जाता है। अर्थात जब अंग्रेज जो है वो डिवाइडेड रोल खेलने लगते हैं, ठीक है ना। आपको पता है अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार क्या था? फूट डालो राज करो। जब वो जातियों के संबंध में ये डिवाइडेड रोल खेल रहे थे तब वहां पे जो जाति के मुखिया लोग होते हैं वो इनके पास गए, उन्होंने अपनी याचिकाएं इन लोगों को दी, जो सामाजिक पैमाने पर उच्च स्थान का दावा करते थे और अपने दावों के लिए ऐतिहासिक और शास्त्र संबंधी ये जो लोग गए थे अंग्रेजों के पास अपनी याचिकाएं लेकर कि हम जो है हमारी जाति प्रबल है और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाओ, इसमें कोई रंजिश मत करो, अब जो करना है करो, विकास जैसे करना है करो, हमें मतलब नहीं, लेकिन हमारी जाति से मतलब मत करो। तो इन याचिकाओं के लेकर संबंध में पहुंचे, ये कहे कि ये हमारी ऐतिहासिक पहचान, इसे मत मिटाओ। लेकिन अंग्रेज तो भाई डिवाइडेड रूल खेल लेते, उन्होंने खेला भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखें। नॉट ऑल ऑफ द चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशंस ब्राउट अबाउट बाय द ब्रिटिश वर इंडीड फॉर डेलिब्रेट। गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? इजीली मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट पैरा समझा दिया और ये सेकंड भी मैंने यहाँ पे समझा दिया। होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, पहली चॉइस आ गई हमारी। अंग्रेज और भारतीय दोनों काल्पनिक लेखन में हम अक्सर आलसी या फिर चालाक के रूप में वर्गीकृत लोगों पर एक पूरे समूह का सामना करते हैं। अर्थात अंग्रेज जो है और जो भारतीय है ये दोनों ही अपने अपने काल्पनिक रूप में अक्सर आलसी, चालाक इन रूप में लोगों को वर्गीकृत करते हैं। तो इस तरह के वर्गीकरण में क्या समस्याएं आई, अंग्रेजों के द्वारा वर्गीकरण कैसे किया गया, इसे समझा। 2 मार्क्स का है, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। देखो
अक्सर जब भी हम भारत की बात करते हैं, किसी भी पूर्वाग्रह की बात करते हैं, तो जो भी पूर्वाग्रह यानी कि बहुत टाइम से चले आ रहे जो नियम, कायदे, कानून जो कि लोगों के लिए हानिकारक होते हैं, तो ऐसे पूर्वाग्रह एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्धता यानी कि अपरिवर्तन से संबंधित होते हैं, कठोर होते हैं और जिनके संबंध में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या दर्शाते पूर्वाग्रह? ये होते हैं। बेसिकली अंग्रेज व भारतीय भाषाओं की कथाओं में अर्थात अंग्रेजी और जो भारत की खुद की भाषाएं हैं, हिंदी, सिंधी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, तमिल, मलयालम, ऐसे बहुत सारी भाषा, इवन इंग्लिश भी। तो इन सभी भाषाओं में ये देखा गया कि ये पूरे समुदाय को, एक दूसरे के समुदाय को आलसी कहते थे या फिर चालाक कहते थे। ये सही है कि कुछ व्यक्ति किसी समय के लिए आलसी हो सकता है या कुछ समय के लिए वो चालाक हो सकता है, कुछ समय के लिए वो बहादुर हो सकता है, कुछ समय के लिए वो कायर भी हो सकता है। किंतु ऐसा सामान्य कथन किसी समूह के कुछ व्यक्तियों के बारे में सोचा जा सकता था, पूरे समुदाय के लिए नहीं। अर्थात ये जो बात है कि आलसी, चालाक थे, ये हम एक समुदाय के कुछ पर्टिकुलर 2-4 बंदों के लिए सोच सकते हैं, लेकिन पूरे समुदाय के लिए ऐसा नहीं सोच सकते थे। क्योंकि ऐसे में कुछ व्यक्ति ऐसे थे, जो हमेशा से ना आलसी होते थे, ना हमेशा से बहादुर होते थे, ना ही तो हमेशा से चालाक होते थे, ना ही तो हमेशा से कायर होते थे। तो ऐसे में वे कई अन्य समयों में आलसी होते हैं, तो कई अन्य समयों में परिश्रमी होते हैं और कई समय में बहादुर भी होते हैं और कई समय में कायर भी होते हैं। तो ऐसे में किसी एक पूरे समुदाय के लिए आप चालाक या फिर आलसी शब्द का उपयोग कर दें, तो ये सही नहीं, ये गलत है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसके वर्गीकरण में क्या समस्याएँ आती हैं इस बारे में। नाउ अब देखो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये आ जाता है अथवा में। दुनिया के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को पूर्वाग्रह कम अपेक्षाएं और यहाँ तक कि भय सहित व्यवहार संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विकलांग व्यक्तियों के जीवन के सभी पहलुओं पर अक्षमता के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता, गैर शोषणकारी कार्यों में भाग लेने के लिए जहां और उसके साथ रहने से, शादी करने और परिवार शुरू करने और स्थानांतरण करने के लिए समुदाय के भीतर स्वतंत्र रूप से रहते हैं। बेसिकली अब इस संदर्भ में हमें क्या समझाना है कि ऐसे कोई 2 तरीके सुझाओ जिसके माध्यम से निःशक्त जनों यानी कि जो विकलांग टाइप के लोग हैं, इनकी दशा को सुधार करने के लिए परिवर्तन लाया जा सके। तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले तो समाज में जो लोग हैं उन्हें जागरूक करो। जो विकलांग लोग हैं, निःशक्त जन है, उनको उनको भी जागरूक करो कि आपके क्या-क्या अधिकार हैं। और साथ ही साथ इनके लिए एक ऐसा परिवेश बनाओ, एक ऐसा वातावरण बनाओ जहाँ पे इन्हें कभी भी इस चीज का एहसास ही ना हो कि ये हैंडीकैप्ड है, ये विकलांग है। ठीक है? विकलांग लोगों को समर्थन दिया जाए, उन्हें शामिल करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा आता है, तो उन्हें कुछ अन्य विशेष अधिकार दिया जाए समाज के लोगों के अलग हटकर, ताकि वो अपना विकास कर सकें और इस विकलांगता भरी दुनिया से ऊपर उठ सकें। ठीक है? तो ये सारे जो उपाय हैं वो आप इजीली समझ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन देखो कितना बड़ा पूछा गया, लेकिन आंसर 2 लाइन का ही है। तो यही चीजें होती है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। देन इंग्लिश मीडियम में आप ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा ये है एंड देन सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है और सेकंड क्वेश्चन का जो पॉइंट है वो हमारा ये है। नाउ एक एक करके इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमारा, उसके बाद इसमें जो हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है उसे देखेंगे। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बस हमें ये 2 पॉइंट लिखने हैं, सिंपल सा। ठीक है? ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो अभी 23rd में भी एक चॉइस मिल गई, एस में भी, तो टोटल अभी तक 2 चॉइस हमारी हो चुकी है। अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे और कितनी आने वाली है। देखो हर इंसान को इस दुनिया में काम करने के लिए स्थिर पहचान की भावना की आवश्यकता होती है। जैसे प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं दूसरे से कैसे अलग हूँ, दूसरे मुझे कैसे समझते हैं और मेरे पास क्या लक्ष्य है और आकांक्षाएं होनी चाहिए, बचपन से ही हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं। तो इस संदर्भ में हमें समझाना है ये जो सवाल जो किए गए हैं, इन सवालों का जवाब कैसे दिया जा सकता है। तो बेसिकली देखो कैसे देंगे हम, जिस प्रकार से आज हम समाज को वर्गीकरण करते हैं, ठीक उसी कारण से ये जो सवाल हैं उसके जवाब देने में हम सक्षम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामाजिकरण प्रक्रिया में जो हमारे माता पिता हैं, हमारा परिवार है, परिजन समूह है और हमारे समुदाय, ऐसे महत्वपूर्ण अन्य लोगों के खिलाफ निरंतर संवाद, बातचीत, यहाँ तक कि संघर्ष, ये सभी शामिल होते हैं। तो ऐसे में हम ये जो सवाल पूछे गए हैं इनका जवाब देते हैं। अगला, हमारे समुदाय में हमारी जो भाषा है, हमारी मातृभाषा और जो सांस्कृतिक मूल्य है ये हमें प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से हम दुनिया को इजीली समझते हैं और इन आंसर को देते हैं।
यह हमारी आत्म पहचान को बांधता है ताकि हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें। तो ये जितने भी यहाँ पे अभी क्वेश्चन हमसे ये पूछे गए हैं इस लाइन में, ठीक है ना, ये इस लाइन में जितने भी क्वेश्चन हमसे ये पूछे गए हैं, इन सभी का जवाब हम किन तरीकों से देते हैं, ये कुछ तरीके हैं, इन तरीकों से देते हैं। ठीक है, इजीली समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, छोटा सा क्वेश्चन का आंसर। देन अथवा देखिए, जब किसी राष्ट्र में सांस्कृतिक विविधता के प्रबंधन की बात आती है, अर्थात सांस्कृतिक विविधता को कैसे बांधा जाए, कैसे एकत्र किया जाए, तो राज्य वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था होता है। यानी कि अगर सांस्कृतिक विविधता को बांधने की बात की जाए, एक एक सूत्र में लाने की बात की जाए, तो राज्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? तो बेसिकली देखो, राष्ट्रीय एकता के साथ, यानी कि राष्ट्र को एक रखने के साथ, सांस्कृतिक विविधता को एक रखना और लोकतंत्र को बनाए रखना, ये सभी जो बेसिकली यहाँ पे विकल्प हैं, जो शक्तियां हैं, जो कार्यभार हैं, वो किसके हैं? एक राज्य के होते हैं। यहाँ पर निरजातीय यानी कि कई जातियों के संबंध में, धार्मिक, भाषाई, देशज पहचाने, अन्य देशों की पहचान के संबंध में, बंगाल के हैं, नेपाल के हैं, ऐसे में इन सभी के संबंध में एक राष्ट्र की भावना लेकर आना, उनमें शांति बनाए रखना, सहयोगपूर्ण लोगों के बीच में भावना उत्पन्न करना एवं बहुत सांस्कृतिक राज्य व्यवस्थाओं में स्थायी सहनशील लोकतांत्रिक की स्थापना करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आता है राज्य के संबंध। विभिन्न समूहों के सांस्कृतिक अपवादजन यानी कि बहिष्कार, अर्थात कई समूहों के द्वारा अपनी ही संस्कृति का या फिर यदि अन्य संस्कृति के बहिष्कार की खत्म करने की बात की जाती है, तो राज्य इस संबंध में उसके खिलाफ एक्शन उठाकर उसे वहीं पे रोक सकता है। ये यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। ये सभी लोकतंत्र को मजबूत और गहरा बनाने तथा सहनशील राष्ट्र राज्यों का निर्माण करने के एक प्रमुख कारण होते हैं। अर्थात ये जो दोनों पॉइंट हमने अभी देखे हैं, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट किस संबंध में है कि लोकतंत्र को और मजबूत और गहरा बनाते हैं ताकि जो राष्ट्र है वो अपने निर्माण के कारकों तक इजीली पहुंच सके। तो ये हमारे क्वेश्चन थे इंग्लिश मीडियम में, सॉरी हिंदी मीडियम में 24 के, और इन सभी के क्वेश्चन के आंसर हमने इस तरीके से यहाँ से रीड आउट भी कर लिए, समझ भी लिए। अब इसी तरह आप इंग्लिश में इजीली यहाँ पे इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। इंग्लिश में ये दिया हुआ है, देन हिंदी में आप यहाँ पे इजीली मतलब कि नीचे देख सकते हो इसका जो ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है इस बारे में। ऑप्शन से पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा, और जो क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है आपको ना ऑप्शन में, उस ऑप्शन वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली क्वेश्चन है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन को पूछा जाना चाहिए था 4 मार्क्स में, ठीक है, क्योंकि वैसे तो आप चाहो तो इसमें जो मैं आंसर बताऊंगा उसमें से 30 से 40% लिख दोगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस तरीके से समझाऊंगा इवन ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए तो जो बता रहा हूं बस वही लिखना, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अस्मितावादी, बेसिकली ये अस्मितावादी नहीं है, ये है आत्म सात्कारणवादी। क्या है? आत्म सात्कारणवादी और एकीकरणवादी। इन नीतियों में क्या अंतर? बेसिकली सबसे पहले नीति की बात करते हैं, आत्म सात्कारणवादी। इस नीति में क्या होता है? इसमें आत्म सात्करण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का लक्ष्य, नीतियों का उद्देश्य सभी नागरिकों को एक समान सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों को अपनाने के लिए राजी करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और मजबूर करना होता है। अर्थात आत्म सात्करणवादी में क्या होता है, इसकी नीतियों का, इसका उद्देश्य मेनली यही होता है, सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में जो नागरिक हैं या तो उन्हें राजी करो, उन्हें प्रोत्साहित करो, नहीं माने तो मजबूर करो। यह मूल्य मानक और आमतौर पर संपूर्ण रूप से अधिकांश प्रभावशाली सामाजिक समूह के होते हैं। अर्थात ये जो आत्म सात्करणवादी जो हमने विचारधारा भी पढ़ी है, ये बेसिकली समाज के जो अधिक धनी प्रभावशाली लोग होते हैं उनके संदर्भ में है। समाज में अन्य अप्रभावशाली, निचले जाति या कम प्रभावशाली के या फिर अधीनस्थ बनाए गए जो समूह होते हैं, यह इन समूह से आशा अथवा अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ देंगे और जो उनके ऊपर राज कर रहे हैं, चाहे वो जमींदार हो, बड़े किसान हो या इवन जो भी उसने किसी को गुलाम बना रखा है, तो वो उसके नियमों को पालन करेगा, जो जिससे गुलाम बना रखा है उसके नियमों का पालन करेगा, सिंपल है। तो ये होता है आत्म सात्करणवादी। देन एकीकरणवाद, इसके उलट एकीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियां शैली की दृष्टि से अलग अलग हो सकती है। अर्थात एकीकरण को बढ़ावा देने की नीतियां किसी एक शैली में नहीं अपितु अलग अलग शैली में हो सकते हैं, पर उनमें सर्वोपरि उद्देश्य उनका यही होता है, कोई भिन्न नहीं, केवल एक ही उद्देश्य होता है। वो इस बात पर बल देती है कि सार्वजनिक संस्कृति को सामान्य राष्ट्रीय स्वरूप तक सीमित रखा जाए। अर्थात जो हमारी संस्कृति है उसे केवल अपने राष्ट्र तक ही सीमित रखो,
जबकि गैर राष्ट्रीय संस्कृतियों को निजी लोगों के हाथों में छोड़ दिया गया है। इस मामले में भी प्रभावशाली समूहों को संस्कृति और राष्ट्रीय संस्कृति के नाम से खतरा माना जाता है, अर्थात ऐसे लोग जो संस्कृति का विरोध करते हैं उन्हें राष्ट्रीय संस्कृति के लिए खतरा भी माना जाता है। तो आपको समझ में आ गया आत्मसातकरणवादी और एकीकरणवादी में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, अब इसी को आप इंग्लिश में इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एस्मिलेशनिस्ट एंड इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसीज। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझेंगे, फिर इस पॉइंट को, और इजीली आप यहाँ से इन्हें रीड आउट भी कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे इजीली आपको समझा दिया है हिंदी वीडियो में। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 नहीं 30 तो अभी बहुत देर में आएगा। 26 कुमुद पावड़े का उदाहरण उपयोग करते हुए दिखाइए कि कैसे सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया लैंगिकृत होती है। तो हमें किसका उदाहरण देना है? कुमुद पावड़े का। तो कुमुद पावड़े ने अपनी आत्मकथा में यह स्मरण किया, अपनी आत्मकथा में यह बताया गया कि कैसे एक दलित महिला जो है वो एक संस्कृत की शिक्षक बनती। देखो, जिस ओर एक तरफ तो लोगों को संस्कृत मंत्र, उन्हें पूजा अनुष्ठान करने की आजादी नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ इवन निचली कास्ट थी दलित महिला किस तरीके से एक संस्कृत की शिक्षक बनती है। ये कहानी कुमुद पावड़े के उदाहरण से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को लैंगिकृत समझाती है। देखो, शायद हो सकता है ये एक ऐसा माध्यम हो जो उन्हें उन क्षेत्रों में जाने देता है जिनमें अब तक लैंगिक परिस्थिति एवं जाति के आधार पर प्रवेश नहीं। अर्थात ये जो संस्कृति का लैंगिकरण होना है, ये एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है, एक ऐसा माध्यम हो सकता है जहां पे आसानी से कोई भी प्रवेश कर सकता है, जो कि पहले नहीं था। शायद वो संस्कृत के ज्ञान के लिए इसलिए प्रेरित हुई होगी, शायद जो महिला है दलित महिला वो इसलिए प्रेरित हुई होगी ताकि वो मूल संस्कृति साहित्य में स्त्री और दलितों के बारे में की गई बातों को जान सके और अपने लोगों को प्रोत्साहित कर सके। जैसे जैसे वो अपने अध्ययन में आगे बढ़ती चली गई, उसे अनेक प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों का सामना करना पड़ गया होगा, जिनमें आश्चर्य से लेकर ईर्ष्या तक सम्मिलित थी। साथ ही उसमें संरक्षित, स्वीकृति से लेकर पूर्ण, अस्वीकृति, तर्क के पक्ष, ये सभी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अर्थात क्या बताया गया है कि कोई भी महिला जिसे पहले संस्कृत के वर्ड्स, मंत्र, यज्ञों के मंत्र ये सभी सुनने की आजादी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ, आजादी मिली, एवं दलित महिला एक संस्कृत की शिक्षक बनी। हो सकता है वो इसलिए प्रेरित हुई हो ताकि वो अपना दलित जो समुदाय है उसको और आगे लेके जा सके। साथ ही साथ जिनमें आश्चर्य से लेकर ईर्ष्या तक सम्मिलित थी, साथ ही में संरक्षित स्वीकृति से लेकर पूर्ण अस्वीकृति तक के पक्ष सम्मिलित थे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया लैंगिकृत होती है। आपको समझ में आ गया कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किस तरह से लैंगिकृत होती है कुमुद पावड़े के उदाहरण के अंतर्गत। नाउ इंग्लिश में देखेंगे, यूजिंग द एग्जांपल ऑफ कुमुद पावड़े शो हाउ टू प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन इन जेंडर। कैसे लिखेंगे? ABCD और E भी लिख देंगे, ABCD भी लिख दी, फिर E भी लिख दी हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या होता है? अर्थात 19th सेंचुरी में जो भी सोशल मूवमेंट्स चले थे, सोशल मूवमेंट, समाज सुधार आंदोलन, इनमें कुछ अलग आपको दिखाई दिया था। वो क्या था? बेसिकली विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक आंदोलन में कुछ विषयगत समानताएं होती थी और कुछ महत्वपूर्ण असहमतियां या फिर असमानताएं। तो वो कौन सी थी? तो देखो, कुछ सामाजिक आंदोलन ऐसे थे जहां पर उन मुद्दों के प्रति चिंता व्यक्त की गई जो उच्च जातियों के मध्यम वर्गीय महिलाओं और पुरुषों से संबंधित थी। अर्थात यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ सामाजिक मुद्दे ऐसे थे जो कि उच्च जातियों के जो लोग हैं वो मध्यम वर्गों की पुरुष और महिला पर लागू कर सके और उन्हें काफी फायदा हो उच्च जातियों को इस संबंध में होते थे। जबकि कुछ तो ऐसे नियम होते थे जहां सारी समस्याओं का मूल कारण जो सच्चे हिंदुत्व वाले लोग होते हैं उन्हीं को माना जाता है, उनके विचारों को कमजोर किया जाने लगता है। कुछ के लिए तो धर्म एवं जाति जो है वो एक लैंगिक शोषण के अंतर्गत आता है। अर्थात कई लोग जो है वो इस धर्म और जाति को एक लैंगिक शोषण के संबंध में मानते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित समाज सुधारक वाद विवाद है, अर्थात हिंदू धर्म के संबंध में समाज सुधार करना ये हमेशा से एक वाद विवाद का विषय बना रहा है। इसी तरह मुस्लिम समाज सुधारकों ने भी बहुविवाह, पर्दा प्रथा, जब इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाया था तो बहुत सारे दंगे वगैरह हुए थे। तो ये चीज यहाँ पे दर्शाई जा रही है। उदाहरण के लिए जहां आरा शाह नवाज ने
अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह की कुप्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव किया था। अर्थात जितने भी ये 19वीं शताब्दी के सामाजिक आंदोलन हैं, इनमें अनोखा क्या देखा गया है कि पहले जो था वो ये आंदोलन पर्टिकुलर किसी हम कह सकते हैं बड़ी जाति के खिलाफ चलाए जाते थे। लेकिन अब इसमें हर एक जाति के लोग सम्मिलित होते हैं, महिला पुरुष सभी सम्मिलित होते हैं और यहाँ पे जो हिंदू धर्म से संबंधित समाज सुधारकवाद है, उसके संबंध में वाद-विवाद बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के संबंध में, मुस्लिम महिलाओं के संबंध में वाद-विवाद बढ़ता गया था, जिसके संबंध में उदाहरण भी हमने देख लिया। तो ये सारी चीजें आपको इजीली यहाँ पे लिखनी थी। तो 27 हमारा कंप्लीट हो गया। इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट वाज यूनिक द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। क्या यूनिक था, इजीली आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, कृषि समृद्धि पर परिणाम के संबंध में जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये दो व्यवस्थाएं हैं, इनमें हमें अंतर बताना है। सबसे पहले समझिए जमींदारी व्यवस्था क्या थी। देखो, जब भारत हम पे राज कर रहे थे, मुगल हम पे राज कर रहे थे, भारत कह रहा हूँ सॉरी, अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे, मुगल भारत पे राज कर रहे थे, यानी कि औपनिवेशिक शहरों में औपनिवेशिकों ने कृषि भूमि पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया गया था। तो ऐसे में जमींदार कृषक से टैक्स के रूप में जितनी ज्यादा राशि प्राप्त कर सकता था वो प्राप्त करता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश काल के दौरान कृषि उत्पादन जो था वो कम होने लगा, क्योंकि जब अधिकतर कर सरकार ले जाएगी, जमींदार ले जाएगी, तो किसान क्यों उगाना चाहेगा फसल। जमींदारों ने किसानों पर दबाव भी डाला, उन्हें पीछ डाला इस संबंध में। साथ ही बार बार पड़ने वाला अकाल और बारिश ना होना, ये सभी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो कभी अगर रकम नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीन की नीलामी हो जाती। तो फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था आ जाती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का मतलब होता है कृषक। बेसिकली इस व्यवस्था में क्या था, यहाँ पे जमींदार जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अर्थात ये जो हमने देखा जमींदारी व्यवस्था, इसमें जमींदार किसान के रूप में शिखर पे मौजूद होता है, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे जो अधिकारी होते हैं करके वो शिखर पे होते हैं, यानी कि जमींदार रैयतवाड़ी व्यवस्था में पूरी तरीके से हट जाते हैं। औपनिवेशिक सरकार सीधा किसान और भूस्वामी से सरकार रखती थी, ना कि किसी लॉर्ड के द्वारा इनमें टैक्स का भार होता था, और ना ही कोई तीसरी संस्था इसमें आ सकती थी बीच में। कृषकों को कृषि में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया जाता था, क्योंकि कर काफी एक तरीके से हम कह सकते हैं जमींदार से थोड़ा सा तो कमी हो गया था, क्योंकि जमींदार जितना कर लेते थे उसमें से आधा ही देते थे जाके सरकार को, ठीक है ना। तो जमींदारी व्यवस्था क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इजीली आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। अब इसी को इंग्लिश में देख ले। डिफरेंशिएट बिटवीन जमींदारी सिस्टम एंड रैयतवाड़ी सिस्टम विद रिगार्ड टू द कॉन्सिक्वेंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी। तो सबसे पहले जमींदारी सिस्टम क्या है, देन रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है, यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस व्हिच आई हैव राइट हियर। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आ गई एक और चॉइस आ गई आपकी, चॉइस नंबर 3, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, टोटल 9 क्वेश्चन में 3 आपको चॉइस देखने को मिलेंगी। बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। 9 में से 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो 3 में जो चॉइस दी है कम से कम वो तो आ रहा होगा, इजीली कर सकते हो आप। तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। देखो, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, यहाँ ये ऐसी जगह है जहां पर कई आईटी फर्म या फिर कॉल सेंटर मौजूद है वर्तमान में, बिल्कुल अभी भी है। दुकानों और रेस्टोरेंट ने अपने खुलने का समय बदल दिया है और अब वे थोड़ी देर से खुलते हैं। तो इसका हमें कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए तो समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण क्या है, आईटी क्षेत्र में आउटसोर्स परियोजनाओं की संरचना में ओवरवर्क बनाया गया, अर्थात आईटी क्षेत्र में जो आउटसोर्स परियोजनाएं हैं उसकी संरचना को एक ओवर वर्क बनाया गया है। आप इजीली यहाँ पे इंग्लिश में इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, 2-2 मार्क्स के जो मैंने अभी आपको समझाया। ये आपका ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर है, आप चाहो तो इजीली यहाँ से भी देख सकते हो जो मैं आपको समझा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में। बेसिकली जो मैंने लिखा है क्वेश्चन पेपर में वो आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ रहा है ना, आंसर भी आपको समझ में आ रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी हमारे बहुत से क्वेश्चन रहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सारे समझाऊंगा, पर ध्यान से देखते चलना। अभी भी कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे हमें समझ में, यानी कि 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, तो ध्यान से समझिए। देखो, आईटी क्षेत्र में क्या होता है, आउटसोर्स परियोजनाएं जो है
उसकी एक संरचना का एक ओवरवर्क अर्थात संरचना ऐसी बनाई जाती है जिसमें काम को ज्यादा स्थान दिया जाता है। बेसिकली परियोजना लागत और समय सीमा को आमतौर पर कार्य दिवसों के संदर्भ में काम करके कम करके आंका जाता है, क्योंकि कार्य दिवस 8 घंटे के दिन पर आधारित होते हैं। इंजीनियर ने समय सीमा को पूरा करने के लिए अतिरिक्त घंटे और दिन लगाने पड़ते थे। अर्थात जो भी आउटसोर्स परियोजना की संरचना थी, उस संदर्भ में लोग जो थे वो क्या करते हैं, ऑफिस में ही थोड़े टाइम रुक कर, कार्य दिवस में थोड़ा टाइम रुक कर, या फिर जब छुट्टी होती है, लीप होता है, उस दिन भी आकर ये कार्य करते हैं। तो ऐसे में उनको अधिक घंटे अधिक दिन काम करना पड़ता है। विस्तृत कामकाजी को यहाँ पे कहते हैं फ्लेक्सी टाइम। विस्तृत कामकाजी को कहते हैं फ्लेक्सी टाइम। इसके सामान्य प्रबंधन और अभ्यास द्वारा ये वैध बनाया गया, जो सिद्धांत रूप में एक कर्मचारी को अपने काम के घंटे यानी कि सीमा के भीतर चुकाने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन व्यवहार में इसका मतलब है कि आवश्यकता अनुसार लंबे समय तक काम करना होगा, हाथ में काम खत्म करने। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो दोबारा समझ लो। पहला पॉइंट क्या कहता है, इसका मतलब ये है कि जो भी परियोजनाएं, जो भी आउटसोर्स की परियोजनाएं बनाई जाती है, उनकी संरचना बनाई जाती है, इसमें बेसिकली आमतौर पर जो कार्य दिवस होते हैं, टोटल 6 हमारे वर्किंग डेज होते हैं 8 घंटे के। तो ऐसे में ये जो परियोजना बनाई जाती है, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कितने लोगों को कितने दिन तक, यानी कि क्या 7 दिन पूरे काम करना होगा और अतिरिक्त घंटे 8 घंटों के अतिरिक्त काम करना होगा, ये इसमें डिसाइड किया जाता है, और पैसे कितने देने अलग से वो भी डिसाइड कर लिया जाता है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है फ्लेक्सी टाइम। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को दिए गए समय में जो कार्य दिया गया उसे पूरा करवाने के लिए उन पर थोड़ा सा दबाव डालना, ठीक। एंड थर्ड, जब कोई वास्तविक काम का दबाव नहीं होता है, तब भी वे कार्यालय में देर से रुकते हैं, या तो साथियों के दबाव के कारण, या क्योंकि वे बॉस को दिखाना चाहते हैं कि वे कड़ी मेहनती हैं। अर्थात लोग जो है वो कई बार या तो काम है तो देर तक रुक जाते हैं और अपने घंटे लगाते हैं, पैसे ले जाते हैं, ठीक है, मंथली एंड पे। लेकिन कई बार तो कुछ लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनके पास अगर काम नहीं है तो भी वो रुक जाते हैं ऑफिस में थोड़े टाइम के लिए, ताकि जब बॉस निकले तो उन्हें लगे कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है, तो चलो अच्छा है, कल से या फिर किसी टाइम पे इसकी सैलरी बढ़ाऊंगा, पोस्ट इसकी बढ़ा दूंगा। तो ऐसे करके लोग जो है वो कुछ बॉस के संबंध में ना एक तरीके से अच्छा संबंध स्थापित करने की सोचते हैं, ये यहाँ पे समझाएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया ना कि किस तरीके से टाइम चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से काम बढ़ रहा है, सारी चीजें। अगला, औद्योगिक समाज अलगाववाद की विशेषता, यानी कि औद्योगिक समाज के संबंध में अलगाववाद की यहाँ पे क्या विशेषता निकल के आती है। बेसिकली देखो, औद्योगिक समाज में औद्योगिक समाज में श्रम एक विस्तृत विभाजन शामिल है। अर्थात औद्योगिक समाज में फैक्ट्री वाले शहरों में, क्षेत्रों में श्रम का विभाजन बहुत बड़ा एक कारण है। इसलिए लोग जो है वो अक्सर अपने काम का अंतिम परिणाम नहीं देखते, क्योंकि वे उत्पाद का केवल छोटा सा हिस्सा पैदा करें। अर्थात उद्योगों में जो लोग हैं उन्हें अलग अलग प्रकार का श्रम दिया जाता है, तो इसीलिए जो श्रम उन्हें दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं एक कागज बनाने की, ठीक है, तो इस कागज को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक ऐसी जगह चुनो जहाँ से पेड़ काट सको, दूसरी दूसरा पेड़ काट के उसे फैक्ट्री में भेजो, तीसरा उस लकड़ी को इस तरीके से परिष्कृत किया जाए कि उस पे मतलब उसके तोड़ा जाए, उसे इसका लेप बनाया जाए जिससे उसे आसानी से कागज बनाया जाए। तो इस कागज को जब कागज बना लिया गया, फिर उसे कैसे लोगों तक पहुंचाना है ये देखा गया। तो ऐसे में पेड़ काटने वाला, फैक्ट्री तक पहुंचाने वाला, लेप तैयार करने वाला, लकड़ी छीलने वाला और कागज बनाने, हर संबंध में लोग अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो लोग होते हैं, इन्हें केवल अपने कार्य के बारे में पता होता है, अन्य लोग कार्य क्या कर रहे हैं इसके बारे में इन्हें पता नहीं होता है। ठीक है, इनका काम जो है वो दोहराव होता है, यानी कि इन्हें काम कई बार करने पड़ते हैं और काफी ज्यादा थकाऊ हो जाता है। यह लोगों के लिए एक अलगाववाद की ओर ले जाते हैं। अर्थात जब लोगों को ये पता नहीं है कि उनका काम के अलावा अन्य फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है, और उनको वो कई बार काम करना पड़ता है, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो पूरा काम दोबारा से कर, वही नहीं कि जो मिस्टेक वहां पे हो गई है उसी को ठीक कर दो, नहीं पूरी तरीके से ठीक करना है। तो इसके लिए दोहराव भी हो जाता है, थकाव भी हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि वे काम का आनंद नहीं ले पाते, उन्हें पता ही नहीं होता है बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, इसे जीवित रहने के लिए उन्हें कुछ करने के रूप में देखते हैं। अर्थात हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मली जो व्यक्ति इसमें काम करता है क्या है कि आराम से कर रहा है, अपना खाना पीना खाएगा, सो जाएगा, क्या जीने का मतलब इसके लिए। और यहाँ तक कि अस्तित्व की बात करें तो उन पर निर्भर ही नहीं है, तकनीकों में भी मानव श्रम के लिए कोई ज्यादा जगह होती नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई। क्या
तो श्रम विभाजन कैसे होता है? तो औद्योगिक समाज में श्रम का विभाजन काफी विस्तृत होता है। इसलिए लोग अक्सर अपने काम के अंतिम परिणाम को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही पैदा कर रहे हैं। काम काफी दोहरा होता है, थकाऊ होता है। ये लोगों को अलगाववाद की ओर ले जाता है, क्योंकि वे अपने काम में आनंद नहीं लेते हैं। वो सिर्फ जीवित रहने के लिए कुछ कार्य करते रहते हैं, और अपने अस्तित्व का जब खतरा मंडराता है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। सिंपल है। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन हमारे? पहला था हमारा इसमें कारण निर्णय, दूसरे में औद्योगिक समाज अलगाववाद की विशेषता। अब इसी क्वेश्चन के आंसर को समझिए इंग्लिश में। क्वेश्चन ये है, तो इसके लिए हमें रीजन देने हैं, और अथवा में है द जस्टिस सोसाइटी इज characterized by alienation how। पहले आप क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक। देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख दोगे। आई होप आपको इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और सबको समझ में आ ही गया होगा ऑलरेडी। नाउ सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी 24 मार्क्स का होने वाला है। 4 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। पहला क्वेश्चन देखिए, पहचान के संदर्भ में आदिवासी समाज अधिक से अधिक विविध क्यों हो जाते हैं? अर्थात पहचान के संदर्भ में जो आदिवासी समाज है, वो अधिक से अधिक क्यों विविध हो जाते, क्यों टूट जाते, फैल जाते हैं? चलिए समझते हैं। तो देखो, एक एक मुख्य मुद्दा जो देश के विभिन्न भागों में जनजातीय आंदोलनों को जोड़ता है। अर्थात एक ऐसा विशेष मुद्दा है ये, जो देशों में विभिन्न जनजातीय आंदोलनों को जोड़ता है। वह जनजातीय लोगों को वन भूमि से विस्थापना, इस अर्थ में पारिस्थितिक मुद्दे जनजातीय आंदोलन के केंद्र में होते हैं। अर्थात एक मुख्य मुद्दा ये है जो जनजातीय आंदोलनों को जोड़ता है, वो है विस्थापन। और इसी वजह से पारिस्थितिक मुद्दों के संबंध में ये जितने भी जनजातीय आंदोलन होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे जंगल का वो बड़ा क्षेत्र जिसमें आदिवासी समुदाय पहले रहा करते थे, जो सदियों से उनके जीवन यापन करते आए हैं, जहाँ से वो आसानी से अपना जो कार्य है वो करते आए हैं, ठीक है। लेकिन अब वो आ चुका है प्रशासकीय नियंत्रण में, अर्थात सरकार के नियंत्रण में। पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी जनजातीय समुदाय ये जंगलों से काफी संबंधित होकर रहते हैं, प्रकृति के साथ इनके महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, लेकिन अब वो शासन के नियंत्रण में आ चुका है। ये महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे भूमि और विशेष रूप से वनों पर नियंत्रण, जातीय संस्कृति पहचान को मामलों से संबंधित मुद्दे, ये सारे क्या होते हैं, ये जो भी ये जनजातीय आंदोलन होते हैं, इसके केंद्र में होते हैं। इसका मुख्य कारण यही होता है। दोनों अक्सर एक साथ जा सकते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के भेदभाव के साथ अलग हो सकते हैं। अर्थात ये जो हमने देखा कि आदिवासी समाज अधिकाधिक विविध क्यों हो जाते हैं, इस संदर्भ में जो आंदोलन होते हैं, वे इन्हें कहीं ना कहीं कुछ संबंधों में बांट देते हैं। और कब बांटते हैं? जब प्रशासन के नियंत्रण में उनके रहने के क्षेत्र आ जाते हैं, तो एक क्षेत्र वो हो जाता है जो प्रशासन के नियंत्रण को अधीन स्वीकार कर लेता है, फिर राज करता है, और दूसरा वो आ जाता है जो उसे छोड़ के चला जाता है, दूसरी जगह अपनी जो संपत्ति है उसे स्थापित करता है। जनजातीय समाजों के भीतर मध्यम वर्ग जो होते हैं, वो अपनी जनजातीय पहचान पर जोर देने के कारण गरीब हो जाते हैं, अशिक्षित हो जाते हैं, और आदिवासी जनजातीय आंदोलन में शामिल होने के कारण भिन्न हो जाते हैं। किसी अन्य समुदाय की तरह यह प्रकार की आंतरिक गतिशीलता और बाहरी ताकतों के बीच का संबंध है जो भविष्य को आकार देता है। अर्थात बेसिकली जब प्रशासन का नियंत्रण उन आदिवासी जनजातीय समुदायों के क्षेत्र पर हो जाता है, तब ये 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है, जो कि इजीली करके हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है। अब अगर आपको ये कुछ भी डाउट लगता है ना, तो दोबारा से आप रिप्ले करो वीडियो को, दोबारा से रिप्ले करो और फिर समझो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेकंड है, यानी कि अथवा में दिया हुआ है। समकालीन काल में जाति व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण लेकिन विरोधाभासी परिवर्तनों में से एक है कि यह उच्च जाति, शहरी मध्य और उच्च वर्गों के लिए अदृश्य हो चुका है। अर्थात जाति व्यवस्था के संबंध में जो भी नियम कायदे कानून होते थे, वो उच्च जाति, शहरी सभ्यता, इस संबंध में कहीं खो गया, अब ये दिखता ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ है, इसे मैं समझा। तो देखो, समकालीन काल में, समकालीन यानी कि वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब जाति व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी। लेकिन कई ऐसे विरोधाभासी परिवर्तन हुए जिसमें से एक ये था कि उच्च जाति, शहरी मध्य और उच्च वर्गों के लिए अदृश्य हो गई। अर्थात उच्च जाति, शहरी मध्य, इन वर्गों के लिए अदृश्य हो गई, उनके लिए अब कोई कुछ बचा ही नहीं।
यहाँ पे देखो, विकास की नीतियों से श्रवण, अर्थात विकास की नीतियों में श्रवण, श्रवण बेसिकली यहाँ पे सोने के समान यानी कि स्वर्ण की बात की गई है, अर्थात ऊपरी जातियां, शहरी मध्य और उच्च वर्ग को सबसे अधिक लाभ पहुंचाती है। अर्थात विकास के संबंध में जो नीतियां होती हैं वो स्वर्ण वर्ग, धनी वर्ग, उच्च, शहरी, इन सभी वर्गों को काफी ज्यादा अधिक लाभ पहुंचाती है। ऊंची जातियों के संभ्रांत लोग अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर पाते हैं, अधिक सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयु विज्ञान, प्रबंधन, इन सभी शिक्षाओं में परिपूर्ण हो जाते हैं और अपना विकास आसानी से कर लेते हैं। और इसी के उलट गरीब दलित लोग रह जाते हैं, सदियों से चली आ रही परंपरा में फंस के रह जाते हैं। इसके साथ ही साथ जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, तब इसके बाद प्रारंभिक दशकों में राजकीय क्षेत्र की नौकरियों में हुए विस्तार का भी लाभ उठा सके। अर्थात जब भारत में स्वतंत्रता मिली भारत को, तो उस समय कार्य करने के लिए लोग तो चाहिए थे, तो स्वतंत्रता के संबंध में जो भी राजकीय क्षेत्र की नौकरियां निकली, उस संबंध में ये जो शहरी उच्च लोग थे उन्होंने अपना दबदबा कायम कर लिया, क्योंकि लोग तो, छोटे लोग, गुलाम लोग और भारतीय जो गरीब लोग थे वो तो पहुंच ही नहीं पाए। सार्वजनिक जीवन में जाति की कोई कोई भूमिका नहीं है वर्तमान, वह धार्मिक रीति रिवाज, विवाह अथवा नातेदारी के क्षेत्र तक ही सीमित रही। अर्थात पहले क्या था, वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उस समय कुछ भी कार्य किया जाना है, कोई भी फैसला लिया जाना है, तो वो होता था ब्राह्मणवादी विचारधारा, जाति व्यवस्था के संदर्भ में। लेकिन वर्तमान में ये जो व्यवस्था है, वो हम ये तो नहीं कह सकते पूरे तरीके से नष्ट हो गई, बस इसका दायरा जो है वो बहुत छोटा हो चुका है। किस संबंध में? धार्मिक रीति रिवाजों के संबंध में, केवल विवाह और केवल रिश्तेदारी के संबंध में यहां तक रह गया है। बाकी शहरी, उच्च, मध्य वर्ग, व्यापारी, अभिजात, स्वर्ण लोग, इन सभी के लिए इन जाति का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 के दोनों ही क्वेश्चंस कंप्लीट। पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से इजीली देख सकते हो, और मैंने आपको समझा भी दिया है। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। नाउ इंग्लिश में देखेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडेंटिटीज, व्हाई डिड ट्राइबल सोसाइटीज गेट मोर एंड मोर डेफिनेटेड? किस तरीके से ये ज्यादा से ज्यादा विभाजित हो जाती है। उसके बाद वन ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट, एक सेकेंड, significant yet paradoxical changes in the caste system in the contemporary period is that has tended to become invisible for upper caste, urban middle and upper classes elaborate। समझाओ इसको पूरा। तो पहले का देखेंगे हम कि why did tribal societies get more and more defined, किस तरीके से होते हैं ये पॉइंट्स आप इजीली यहां से रीड आउट करोगे और आसानी से लिख दोगे। ठीक, एंड अदर हैंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे? सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आप यहां से ये पॉइंट लिखोगे, और क्वेश्चन क्या हमारा सेकंड? क्वेश्चन हमारा है ये वाला सेकंड, ठीक है। और इस संबंध में आंसर कहां से होगा? यहां से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखो क्या होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से खत्म होता है, यहाँ से शुरू, यहाँ से खत्म, ठीक है ना। ये हो गया। अब समझिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है? किसी भी राष्ट्र की परिभाषा को, राष्ट्र वर्ड को कठिन करना क्यों, मतलब परिभाषित करना क्यों कठिन है? तो आज किसी राष्ट्र को परिभाषित करना बहुत कठिन हो गया। एक लाइन देखिए, पॉइंट देखिए। इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है, अगर हमें कहना है राष्ट्र की परिभाषा देनी, तो हम ये कह सकते हैं राष्ट्र बेसिकली एक ऐसा समुदाय है जो अपने राज्य प्राप्त करने में सफल हो गया, अर्थात जो अपने क्षेत्र को बसाने में, कायम करने में सफल हो गया है। जिस प्रकार आज भावी अथवा आकांक्षाएं राष्ट्रीय अपना राज्य बनाने की अधिक प्रयत्नशील हैं, वैसे ही मौजूदा राज्य दावा करना ज्यादा से ज्यादा जरूरी मान रहे हैं कि वे राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं, जो हमारे भाव होते हैं, ये सभी राष्ट्रीय संबंध में राज्य जो है इसे अपना रहे हैं और अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो इस संबंध में वर्तमान में जो राज्य है उनके लिए एक बहुत बड़ा दावा करने की बात उठ जाती है कि उनका जो पूरा का पूरा एरिया है वो क्या है और लोगों को कैसे वो संरक्षित करें, लोगों के अधिकारों को कैसे संरक्षित करें। एक विशिष्ट लक्षण ये है कि राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोतों के रूप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की स्थापना करना। अर्थात राष्ट्र के संबंध में, परिभाषा के संबंध में एक विशिष्ट लक्षण ये होता है कि राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोतों के रूप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की स्थापना करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि आज एक राष्ट्र के लिए, आज एक राज्य के लिए, देखो राज्य इट मीन्स कि पर्टिकुलर देश की बात हो रही है, राष्ट्र इट मीन्स कंट्री के साथ में लोग जो है उनमें शांति, एकता, शासन व्यवस्था को बनाए रखना, आसपास के देशों से सुरक्षा करना, ये संबंध में आ जाता है। यह एक सर्वाधिक स्वीकृति है अथवा औचित्यपूर्ण आवश्यकता है, जबकि लोग राष्ट्र की वैधता को चरम से अपनाते हैं, अर्थात जो उनका नागरिकता है, नागरिकता का प्रमाण, वो राष्ट्रीयता को ज्यादा अहम मानते। दूसरे शब्दों में, राज्यों को राष्ट्र की उतनी ही या उससे भी अधिक आवश्यकता होती है जितनी राष्ट्रों को राज्यों की। बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो। राष्ट्र और एक सेकेंड कहाँ गया, एक है यहाँ पे राष्ट्र और एक है यहाँ पे राज्य। राज्य दैट मीन्स कि एक पूरा तरीके से शासनीय पद्धति, राष्ट्र दैट मीन्स कि एक पूरा कंट्री को कैसे हैंडल करना है, और बाहर से अंदर से भी एकता, शांति, सुरक्षा, व्यापार, ये सारी चीजें। एंड ये करता कौन है, ये करता है राज्य। कैसे करता है ये यहाँ पे समझ। होपफुली आपको ये सभी पॉइंट्स अब इजीली समझ में आ गए। तो आज भी राष्ट्र की परिभाषा को परिभाषित करना एक बहुत कठिन कार्य माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 31 कंप्लीट हो गया। नाउ इंग्लिश में देखेंगे, व्हाई इज हार्ड टू डिफाइन अ नेशन। तो किस तरीके से ये एक हार्ड शब्द है नेशन को डिफाइन करना, इजीली आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखोगे आप इस क्वेश्चन के आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, अगर आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ये आईडी है हमारी, और उस पर आपको मिल जाएगा जो भी जैसे टाइम मिलेगा आपको अपने सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। और एक चीज और कि हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है जीएसके 12th क्लास, इसे भी जरूर ज्वाइन करना। इंपॉर्टेंट नोट्स, अपडेट्स वगैरह यहाँ पे आपको इजीली मिलते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बीच में रखने का यही मकसद था। 32 क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद उपनिवेशवाद। एक तरफ है पूंजीवाद, एक तरफ है उपनिवेशवाद, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए ये समझा। बेसिकली देखो, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के जो साधन है उसमें स्वामित्व तो जो है वो किस पे दे दिया जाता है, निजी हाथों में दे दिया जाता है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। दैट मीन्स पूंजीवाद इज इक्वल टू निजीवाद इज इक्वल टू अधिक उत्पादन इज इक्वल टू मोर टैक्स। सिंपल। पश्चिम में पूंजीवाद जो था, यानी कि जिस पश्चिमीकरण की हम बात करते रहते हैं आजकल पश्चिमी देशों की, वहां पर पूंजीवाद जो था वो बाकी दुनिया के संबंध में यूरोपीय अन्वेषण की एक जटिल प्रक्रिया से उभरा है। अर्थात पश्चिम में पूंजीवाद जो है वो अन्य देशों की तुलना में, अन्य देशों की दुनिया की तुलना में यूरोप में थोड़ा एक जटिल प्रक्रिया के रूप में उभरा है। इसकी संपत्ति और संसाधनों की लूट, विज्ञान प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व वृद्धि, उद्योग और कृषि के लिए इसका दोहन, इस संबंध में ये पूंजीवाद को दर्शाता है। पूंजीवाद की शुरुआत से ही इसकी गतिशीलता, इसकी क्षमता बढ़ने लगी, विस्तार होने लगा, नवाचार करने, प्रौद्योगिकी और श्रम का उपयोग करने की सबसे बड़ी गारंटी होती थी। अर्थात जिस उपनिवेशवाद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो आता है यूरोपीय अन्वेषण की जटिल प्रक्रिया के संबंध। यहाँ पे पूंजीवाद जो है इसकी संपत्ति, संसाधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग, कृषि, इन सभी की लूटमार, दोहन, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। पूंजीवाद की शुरुआत बेसिकली एक गतिशीलता, इसकी क्षमता बढ़ाने, विस्तार करने, नवाचार करने, प्रौद्योगिकी, श्रम, इन सभी चीजों में आ जाती है। ठीक है, नाउ पूंजीवाद दृष्टिकोण से बाजार को एक वृहत भूमंडलीकृत के रूप में देखा गया है। जो पश्चिमी उपनिवेश है इसका पूंजीवाद के विकास से अन्योन्य क्रिया संबंध है। यही बात है कि भारत में औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में कही जा सकती है। भारत में पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद को बल प्राप्त हुआ है और इस प्रक्रिया से दूरगामी प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना पर पड़े हैं। और इसके वैश्विक प्रकृति ये भी है कि पश्चिमी उपनिवेशवाद और पश्चिमी पूंजीवाद के विकास को अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि जो पूंजीवाद, जिस पूंजीवाद की अर्थ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये पूंजीवाद जो पश्चिमी लोगों के द्वारा, पश्चिमी देशों के द्वारा, लाइक भारत है और जो अभी के टाइम पे लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, इसे हम कहते हैं, इसमें ब्रिटिश शासन था। तो ये जो शासन है, जो शासन इस पे कर रहे हैं, ठीक है,
वो क्या है, वो यहाँ पर पूंजीवाद और उपनिवेशवाद दोनों को एकजुटता के संबंध में दर्शाता है। ठीक है, यानी कि इनका शासन करना ही हम पर उपनिवेशवाद कहलाता है और हमारे संबंध में भी पूंजीवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इजीली इस क्वेश्चन के आंसर में, क्वेश्चन के रिगार्डिंग में, क्वेश्चन के पॉइंट्स में इजीली लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से चलना, अभी 1 घंटा हुआ है, अभी कम से कम 10-15 मिनट और लगेंगे हमें, क्योंकि अभी भी हमारे 4 क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है, आ जाइए पहले इंग्लिश में देख लीजिए। हाउ आर कैपिटलिज्म एंड कॉलोनिज्म लिंक्ड, वाई एंड हाउ, नहीं वाई तो नहीं है बट हाउ पूछा गया बेसिकली। तो यहाँ पे हैं ये पॉइंट्स, इजीली इन पॉइंट्स को आप रीड आउट करो। ए पॉइंट, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच, ये सारी चीजें आ जाती है। तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। अधिकांश राज्यों में भूमि सीलिंग अधिनियम, आपकी किताब है उसमें आपने पढ़ा होगा, भूमि सीलिंग अधिनियम, जो अधिनियम होते हैं ये दंत विहीन कैसे साबित होते हैं। तो अधिनियम क्या होते हैं पहले ये समझेंगे, फिर दंत विहीन कैसे साबित होते हैं फिर इसे समझेंगे। तो देखो, संभवतः ये एक राज्य का कार्य होता था कि वह निश्चित करे कि जो अतिरिक्त भूमि है, यानी कि हदबंदी, हदबंदी यानी कि ये बताया गया था इस कानून के तहत कि किसी व्यक्ति के पास कितनी जमीन होनी चाहिए। तो राज्यों का ये कार्य था कि वो देखे लोगों को जितनी जमीन कही गई है, यदि उनके पास है, वो अधिकृत उन्हें ले रखी है, तो उनसे छीने उन्हें अधिकृत कर ले और उसे ऐसे भूमिहीन परिवार को दे दिया जाए जिनके पास भूमि नहीं है, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। परंतु अधिकांश राज्यों में, अर्थात कई राज्य ऐसे थे, कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर ये जो अधिनियम था हदबंदी का, ये दंत विहीन साबित हुआ, अर्थात इनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया। इसको लोगों ने तोड़ निकाल दिया इसका, अंग्रेजों का ये जो कार्य था ना, इसका तोड़ निकाल दिया उन्होंने। क्या तोड़ निकाला, इसमें बहुत से तो ऐसे बचाव के रास्ते और युक्तियां थी जिसमें परिवार और घरानों ने अपनी भूमि को राज्यों को देने से बचा लिया। कैसे, इन कानूनों ने एक विशेष परिवार के स्वामित्व वाली भूमि की मात्रा पर ऊपरी सीमा लगाई। अंग्रेजों के द्वारा एक परिवार के संबंध में कितनी भूमि रख सकते हो ये सीमा लगाई गई। तो भूमि के प्रकार, भूमि की उत्पादकता और ऐसे अन्य कारक थे जिसके आधार पे सीमा क्षेत्र में हर जगह भिन्नता पाई जाती थी। ऐसी कई खामियां हैं और कई अन्य रणनीतियां थी जिनके माध्यम से अधिकांश जमींदार अपनी अधिशेष भूमि को राज्य के द्वारा कब्जा होने से सक्षम, बचाने में सक्षम हुए। देखो बेसिकली यहाँ पे ना कुछ पॉइंट मैंने मिसमैच कर दिए हैं। क्या, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये आपके ये 4 पॉइंट मिलके दो ही पॉइंट बनने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा अलग से एक्सटेंड करके बताया है ताकि अगर कुछ वर्ड में कठिन लेके आ जाता तो आप समझ ही नहीं पाते, इसलिए मैंने 2 बार इसको लिख दिया है। ठीक है, बट पढ़ना जरूर, समझना जरूर। देखो क्या हुआ, ऐसी कई खामियां, ऐसी कई अन्य रणनीतियां, खामियां अधिनियम की, रणनीतियां जमींदार या लोगों की जिन्होंने अपनी संपत्ति को बचाया। कैसे, कुछ जबकि कुछ बहुत बड़ी संपदाओं ने तो संपदाओं को तोड़ दिया गया था। ज्यादातर मामलों में जमींदारों ने तथा कथित बेनामी हस्तांतरण में, अर्थात जो जमीन अंग्रेजों के द्वारा नीलामी के लिए ली जाती थी, जो कब्जा करते थे, जिसपे एक मान लो इन्होंने क्या किया, कहा कि एक व्यक्ति के पास में ये कुल 5 एकड़ जमीन रहेगी, अगर उसके पास 7 है तो 2 एकड़ राज्य ने ले ली, अब उसकी नीलामी चल रही है। तो जो भी जमींदार होते थे वो अपने रिश्तेदार नौकरों को इस भूमि को लेने के लिए भेजते थे, और जब भूमि ले लेते थे इनके नौकर या रिश्तेदार तो वापस से अपने पास रख लेते थे। लेकिन कानूनी तौर पे तो वो उस नौकर की थी, लेकिन उन्होंने अपनी भूमि को तो बचा लिया। ठीक है, उन्हें भूमि पर नियंत्रण रखने की अनुमति मिली, वास्तव में नहीं ना। देखो आगे क्या होता है, कुछ जगहों पर कुछ अमीर किसानों ने भूमि सीमा अधिनियम के प्रावधानों से बचने के लिए वास्तव में अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। अर्थात कुछ स्थान ऐसे थे जहां पर लोगों ने ये भूमि जो अधिनियम था इससे बचने के लिए अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया। हालांकि वो एक ही साथ रहते थे, लेकिन तलाक दे दिया, जिसमें अविवाहित महिलाओं के लिए एक अलग हिस्से की अनुमति थी लेकिन पत्नियों के लिए नहीं। अर्थात बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है हमारा कि अधिकांश राज्यों में भूमि सीलिंग अधिनियम दंतविहीन कैसे साबित हुई। बेसिकली क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो जो मैं कह रहा हूं उसे भी सुनो और पढ़ भी लेना। पहले सुनो, ये जो कानून भूमि सुधार अधिनियम थे, जो कि सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस एक पर्टिकुलर बंदे के पास में ना टोटल ये हम मान लेते हैं 5 से 6 एकड़ जमीन होने वाली है। अगर इससे ज्यादा है तो वो राज्य ले लेगा और उसकी नीलामी करेगा। ठीक है,
इन्होंने क्या किया फिर लोगों ने बचने के लिए, वो जो जमीन थी उसे या तो अपने नौकर रिश्तेदारों के नाम कर दिया, और अगर गलती से भी पकड़ा जाता है तो उसकी जमींदारी को या फिर जमीन को जब नीलाम किया जाता है तो वो अपने नौकरों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को भेज देता था जमींदार, और उस जमीन को खुद ही खरीद लेता था और अपनी जमीन को बचा लेता था। तीसरी चीज, कई वहां पे ये नियम था, क्या नियम था कि पत्नी जो रहेगी, किसी एक व्यक्ति की पत्नी, उसे भूमि का अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वो तलाकशुदा पत्नी है तो अलग हिस्से की मांग उसके लिए की जाती है। तो कई लोगों ने, कई जमींदारों ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, लेकिन रहते एक ही साथ थे, लेकिन कानूनी तौर पे तलाक है लेकिन रहते एक ही साथ है, तो वो एक अलग भूमि की मांग कर सकते थे। तो ऐसे में ये 3 पॉइंट आप इजीली समझाओगे, ठीक है, और इन्हीं 3 पॉइंट को मैंने यहाँ पे समझाया। हालांकि ये जो मैंने भाषा लिखी है ना यहाँ पे, थोड़ी आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन अभी जो मैंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। नाउ अब आ जाता है इंग्लिश में। हाउ डिड लैंड सीलिंग एक्ट प्रूव टू बी ट्रूथलेस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स? कैसे हैं स्टेट्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो, मैंने आपको हिंदी में समझा लिया है, समझा ही दिया है, और इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ना यहाँ पे देख लेते हैं टाइम कितना हो गया है हमारा। टाइम हो चुके हैं 1 घंटा 11 मिनट, ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है हमको। अभी भी मैंने तो वैसे वीडियो के शुरू में बोला था कि ये 1 घंटा लगेगा, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा लग गया। देखो टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर इज द थिंग कि आपको समझ में आना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। अभी देखो, अभी भी मैं कहता हूँ कि कम से कम 20 मिनट और लगेंगे हमें, क्योंकि अब जो हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसमें हमें टाइम लगने वाला है। और तब तक क्या कर सकते हो आप, वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ठीक। चलिए, अब देखो 34 में भी ऑप्शन आ जाता है, अर्थात ये जो हमारा सेक्शन नंबर बी है, सॉरी सी है, जिसमें एक चॉइस हमें ये मिल गई, ठीक है, और दूसरी चॉइस हमें कहाँ मिलती है, दूसरी चॉइस है हमारी, हाँ, इसी वाले क्वेश्चन। तो यानी कि 3 चॉइस 2 मार्क्स, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मिल गई, 2 चॉइस 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मिल गई। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक उद्योग जितना अधिक मशीनीकृत होता है उतने ही कम लोग कार्यरत होते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन कौन सा, हाँ 33 किया, ठीक। देखो एक उद्योग उद्योग जो है वो जितना अधिक मशीनीकृत होता है उतने ही कम लोग उसमें कार्य करते हैं, अर्थात जितनी ज्यादा मशीन होगी उतने कम लोग कार्य करेंगे। उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए आइए उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पे ये जो उदाहरण दिया गया आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है एक मोटर कार फैक्ट्री का, उसके बारे में। हालांकि देखो यहाँ पे मैं किसी उद्योग का नाम नहीं लेने वाला, ठीक है, क्योंकि अगर उद्योग का नाम ले सकता हूं तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लेने वाला। कुछ भी आप उद्योग का लिमिटेड डाल सकते हो, ABCD, A for एप्पल, जो भी है, ठीक है। भारी मशीनीकृत उद्योगों का विकास हुआ। इन्हें बनाने वाले उद्योग पब्लिक सेक्टर, इसके विस्तार और बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर इनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। अर्थात बेसिकली बड़ी बड़ी मशीनीकृत फैक्ट्रियों के संबंध में जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर होते हैं इनके विस्तार के लिए, और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव सेक्टर होते हैं इनमें ज्यादा मशीनें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई स्टील उद्योग है, कोई मोटर कार उद्योग है, इसमें क्या होता है कि हर 2 मिनट में एक कार असेंबल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी कार की कंपनी का हम यहाँ पे नाम लेते हैं, कोई ए प्रकार की कार की कंपनी, ठीक है, ABCD फलाना ढिमकाना जो भी। तो इनमें हर 2 मिनट में एक कार असेंबल की लाइन से लुढ़कती है, अर्थात हर 2 मिनट में एक कार के संबंध में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह जुड़ने लगते हैं। श्रमिकों को पूरे दिन में मात्र 45 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें से 7.5 कई बार 7.5 मिनट 2 चाय के ब्रेक होते हैं, अर्थात तकरीबन 15 मिनट उन्हें चाय के मिलते हैं। दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक सुबह और एक शाम। उनमें से अधिकांश वर्ष जो लोग हैं काम करने वाले, वो 40 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाते हैं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से ले जाते हैं। अर्थात क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ये कार असेंबल करना, पार्ट्स को उठाना, लाना, लगाना, ये काफी एक हेक्टिक काम हो जाता है, काफी थकान वाला काम होता है। तो जो व्यक्ति 40 वर्ष की आयु के होते हैं या फिर इसके नियर बाई, वो काम छोड़ ही देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन कंपनियों के लिए भी जो एक अच्छा खासा यहाँ पे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। जहां उत्पादन बढ़ा वहीं कारखाने में स्थायी नौकरियों की संख्या कम, अर्थात जहां पर उत्पादन बढ़ा वहीं स्थायी नौकरियां, अर्थात वे नौकरियां जो पूरी तरीके से स्थायी होती हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं उसकी जगह तो वो ले लेंगी।
फार्म ने सफाई, सुरक्षा, साथ ही पुंजों के निर्माण जैसी सभी सेवाओं को आउटसोर्स कर दिया है। अर्थात फार्म के द्वारा मतलब कि किसी कंपनी के द्वारा उस कंपनी में सफाई, उसकी सुरक्षा, उसके पुंजों के निर्माण के संबंध में अधिकतर उन्होंने आउटसोर्स कर दिया कि उसके लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे, केवल वो कुछ मशीनों को चलाने के संदर्भ में कार्य करेंगे और कुछ लोग ही, और मोस्टली जो विशेषज्ञ हैं, जो अधिक जानकारी रखते हैं, पुर्जे आपूर्तिकर्ता कारखाने के आसपास स्थित होते हैं। अर्थात कोई भी कारखाना, कोई भी उद्योग ऐसी जगह पे स्थापित किया जाता है जहाँ पे उसके संबंध में, उस उद्योग के संबंध में पार्टिकल्स जो है वो इजीली वहां से वो ऑब्टेन कर सके। हर 2 घंटे बस समय पुर्जे भेजते रहते हैं बेसिकली। आउटसोर्स और जस्ट इन टाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटसोर्स एंड जस्ट इन टाइम, ये कंपनी की लागत कम रखता है। अर्थात आउटसोर्सिंग, जहाँ पे कंपनी को किसी ऐसी जगह पे स्थापित करो जहाँ पे आसानी से उन्हें अपने काम का सोर्स मिल जाए, अपने काम के पूंजी मिल जाए। जस्ट इन टाइम, दैट इज द मैटर कि व्यक्ति अपने टाइम पे आए, अपना टाइम पे काम करे, लंच करे, ब्रेक करे, घर जाए। दिस इज जस्ट इन टाइम। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सभी व्यक्ति, कार्य करने वाले श्रमिक व्यक्ति काफी तनाव में रहते हैं, क्योंकि अगर वो लोग उस पर्टिकुलर टारगेट तक नहीं पहुंचते हैं तो उनके उत्पादन लक्ष्य में देरी होगी, और फाइनली जब जो टारगेट दिया गया आप नहीं कर पाते तो बॉस भी आपको पैसे देने में टाइम लगाएगा। और जब वे आते हैं तो उन्हें बनाए रखने के लिए दौड़ना पड़ता है, यानी कि जब वो आते हैं तो उन्हें जल्दी 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 थकना पड़ता है अपने काम को करने के लिए। ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं है कि वो थक जाते होंगे। तो बेसिकली, अरे यार ये क्या होता है, एक सेकंड इसको बड़ा करना पड़ेगा। उप्स, मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था। देखो बेसिकली सिंपल सा याद रखो कि कोई भी कंपनी, बेसिकली जो भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेटिव कंपनियां होती हैं, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने वालियां होती हैं, और बड़े लेवल पे स्टील प्लांट्स हो गए, ठीक है, ये सभी कंपनियां क्या करती हैं, अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग करती हैं। साथ ही साथ कम लोगों का उपयोग करती हैं, अधिक मशीन कम लोग, ऐसा करती हैं। एवं इनके दिन की कार्य क्षमता कैसे निर्धारित की जाए, चाय का टाइम, लंच ब्रेक, किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है, एक टारगेट दे दिया, इसको फिक्स है, इसको करके ही जाना है, तो उस टारगेट को लोग पूरा करने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। और जब पूरा हो जाता है तभी बॉस उनको पैसे देते हैं, पूरा नहीं होता तो बॉस भी पैसे देने में टाइम नहीं लगता। ये सारी चीजें, इन केस अगर आपने कहीं काम किया होगा या फिर आपके पापा वगैरह जो भी काम करते हैं उनसे आप ये सारी चीजें समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हालांकि हम ये तो मानते हैं कि उद्योग में जितनी ज्यादा मशीनें लगाएंगे वो उतना ज्यादा विकास करेगा और उतने ही कम लोग इसमें कार्य करेंगे। ठीक है, और इसका कैसे एक्सप्लेनेशन करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, कैसे एग्जांपल लेना है, ये समझ गए होंगे। अब इसी संदर्भ में ना, महात्मा गांधी जी के द्वारा मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरे के रूप में देखा गया। तो जी हाँ, ये एक स्रोत है, बेसिकली एक बॉक्स में इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, कंप्लीटली इसका आंसर नहीं मिलेगा, बॉक्स में आपको इसका आंसर मिलेगा, तो बॉक्स के क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी की जी के द्वारा मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरा बताया जाना कहां तक उचित है, आइए समझिए इसके माध्यम। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक में इन्होंने मशीन के संदर्भ में 1924 में लिखा, मैं यानी कि महात्मा गांधी, मैं मशीनों के प्रति पागलपन का विरोधी हूं, यानी कि मशीनों के प्रति पागलपन का विरोधी हूं, यानी कि अधिक से अधिक मशीनें लगाने और लोगों को काम पर ना रखने, इसका विरोधी हूं। मैं मशीनों का विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन अधिक मशीनों का विरोधी हूं। इनका मानना यह है कि मैं उस तरीके का विरोधी हूं जिससे मजदूर जो है उनके श्रम की संख्या में कमी आए, लोगों को रोजगार मिलना बंद हो जाए। आदमी श्रम से बचने के लिए मजदूरों को काम करवाते हैं, क्योंकि आदमी जो है वो सिंपल सी बात है भाई, अपने आप को ना थकाए इसलिए लोगों से काम करवाता है। लेकिन अब लोगों से काम को साइड को हटा के मशीन को काम दे दोगे, तो ये इस चीज का विरोध करते हैं महात्मा गांधी जी। जबकि हजारों मजदूर बिना काम के सड़कों पर भूखे मरने के लिए फेंक दिए जाते हैं, वो भूखे ही मरते रहते हैं, उन्हें काम ही नहीं मिलता। तो ये सारा कारण कहते हैं महात्मा गांधी कि मुझे मशीन मशीन उद्योग में उपयोग की जा रही, कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है, करना चाहिए, औद्योगिक विकास है, लेकिन एक लिमिट में, ताकि जो लोग हैं, जो ये इस तरीके से सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, अच्छी खासी डिग्री है उनके पास, तो उन्हें आप काम दो, मशीनों को थोड़ा कम करो, क्योंकि मशीन जितना ज्यादा आप लगाओगे उतना ही ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, गरीबी आएगी लोगों में, भ्रष्टाचारी फैलेगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज बुक में कही है। मैं समय को और मजदूर दोनों को बचाना चाहता हूं, मानव जाति के विखंडन के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। अर्थात उन्होंने कहा है
कि मैं समय को भी बचाना चाहता हूँ और जो मजदूर लोग हैं जो कि ऐसे घूम फिर रहे हैं उनके समय को बचाकर आपके लिए यूटिलाइज करवाना चाहता हूँ, ये ऐसा कहा उन्होंने। मैं संपत्ति के कुछ हाथों में एकत्रित नहीं होने देना चाहता, अर्थात कुछ पर्टिकुलर संपत्ति, फॉर एग्जाम्पल एक तो वो व्यक्ति है जिसे एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है और इन तरफ ये ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो डेली का लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, संपत्ति का एक हिस्सा उस पूरे वर्ग की तरफ चला जाएगा और करोड़ों लोग जो गरीब हैं उसका छोटा सा हिस्सा यूज कर पाएंगे। तो ऐसे में जो संपत्ति है ना उसको समान रूप से बांटने के लिए किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में ना चली जाए, निजी स्वामित्व में ना चली जाए, उसकी मैं बात करता हूँ। इन्होंने 1934 में एक राष्ट्र के रूप में, यानी कि इन्होंने क्या किया 1934 में इसी अपनी व्याख्या को और अच्छा साबित करने के लिए इन्होंने कहा हम चरखा अपनाते हैं। इससे ना तो केवल बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते हैं बल्कि यह भी घोषित करते हैं कि हमारी राष्ट्र का शोषण करने की इच्छा नहीं है और हमारे अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण समाप्त करना चाहते थे। अर्थात हिंद स्वराज में कही अपनी इस पुस्तक में कि हम जो है मतलब कि मैं मशीनों का विरोधी नहीं हूं लेकिन मशीनों के प्रति पागलपन का विरोधी हूं, मैं समय लोगों को बचाना चाहता हूं। इसी संबंध में उन्होंने ये कहा कि हम चरखे को अपनाते हैं। चरखा हर तरीके से गरीब लोगों को भी यहाँ पे रोजगार देता है, साथ ही साथ बड़े जो उद्योग करते हैं उनके द्वारा लोगों का कैसे शोषण किया जाता है इस संदर्भ में हम उनको टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। देखो लास्ट क्वेश्चन ना आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। एनर्जी इज द फुल ऑफ द कॉन्फिडेंस नाउ, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको 34 क्वेश्चन ऑप्शन वाला। तो अब इसको समझिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आएगा द मोर, यार इंग्लिश थोड़ी कह सकते हैं कि कंफ्यूजन टाइप है मेरे लिए भी। मशीनाइट एंड इंडस्ट्री गेट्स द फ्यूअर पीपल आर एम्प्लॉयड, एक्सप्लेन विद ए सुटेबल एग्जांपल। तो किस तरीके से आप इसे इजीली किस एग्जांपल के टाइप में यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, दैट इज द आंसर एंड यू वुड लाइक राइट लाइक दिस। ठीक है, देन अदर हैंड महात्मा गांधी शो मशीनाइजेशन एज ए डेंजर एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन हाउ इज इट एंड व्हाई इज इट एंड जो भी है। देखो तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग कैसे बोलेंगे, ये इस तरीके से बोलेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। फाइनली 1 घंटे 22 मिनट हो चुके हैं अब अभी, 1 घंटा 22 मिनट, यानी कि आप समझ लो अभी और लगेंगे 15 मिनट हमको। मैंने बोला था 20, अभी 15 मिनट और है। देखो अब हमें समझाना है पुराने और नए सामाजिक आंदोलन के बीच में अंतर। तो क्या यहाँ पे अंतर है नए सामाजिक आंदोलन में, क्या पुराने आंदोलन में अंतर है। तो बात करते हैं पुराने आंदोलनों की। जो पुराने सामाजिक आंदोलन हुआ करते थे, ये बेसिकली आंदोलनों ने स्पष्ट रूप से सत्ता संबंधों के पुनर्गठन को केंद्रीय लक्ष्य के रूप में रखा। अर्थात ये जो पुराने सामाजिक आंदोलन थे ये कहते थे कि भाई जो सत्ता है उसका पुनर्गठन करो, हम पे शासन करने वाले को हमें चुनने दो। पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों को ढांचे के भीतर काम करते हैं। अर्थात पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक तौर पर इनके जो ढांचे हैं, जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करने की बात करते हैं और ये एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के आधार पर ही होते हैं। वहीं जो वर्तमान के नए आंदोलन है, ये नए आंदोलन समाज में सत्ता के वितरण को बदलने के बारे में नहीं है। अर्थात समाज में सत्ता वो ठीक है लेकिन एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि लोग विकास कर सकें और एक अच्छी जीवन जीने की गुणवत्ता के स्वरूप में अपना आसानी से विकास करके सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें, उन्हें पा सकें, अपने विकास को पा सकें, समाज को विकसित कर सकें, खुद को विकसित कर सकें। ये इस आंदोलन की विशेषता है। नए आंदोलन जो है वो राजनीतिक ढांचे के भीतर काम नहीं करते बल्कि गैर राजनीतिक संरचनाओं के माध्यम से, यानी कि एनजीओस या फिर कोई संगठन इसके माध्यम से कार्य करते हैं। और नए आंदोलन जो है वो एक क्षेत्र के आधार पर भी होते हैं और एक वैश्विक लेवल पर। फॉर द एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड सोशल फॉर्म WSF, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि वैश्वीकरण के विरोध के लिए वर्ल्ड सोशल फॉर्म का निर्माण किया। तो ये एक नए सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया ना कि पुराने सामाजिक आंदोलन कैसे होते हैं और नए सामाजिक आंदोलन कैसे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 35 is done. Now differentiate between old social movements and new social movements. तो old social movements की क्या यहाँ पे विशेषताएं हैं and then new social movements की यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं। You can read and write
लाइक दिस। तो कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन नंबर, यहाँ पर सी कंप्लीट होना चाहिए था ना। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है अभी। ओके, तो अब कोई डाउट नहीं होगा। देखो सेक्शन डी आ जाता है हमारा यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के संबंध में इसमें 6 मार्क्स के हमारे टोटल 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है या 2, शायद एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, अभी हम देख लेंगे। 36 क्वेश्चन है, ये स्रोत है हमारा। स्रोत नहीं, बेसिकली एक कहानी है टाइप में, तो इसे पढ़ना है फिर आंसर देना है। कहानी क्या है? जोशीमठ से रैनी जा रहे ठेकेदारों के लोगों ने रैनी से कुछ देर पहले बस को रोक दिया। गांव की झांक कर वे जंगल के लिए बने। मजदूरों की जासूसी करने वाले छोटी लड़की अपने उपकरणों के साथ गांव महिला मंडल महिला क्लब की मुखिया गौरा देवी के पास पहुंची। गौरा देवी ने जल्दी ही अन्य गृहिणियों को लामबंद किया और जंगल में चली गई। मजदूर से कटाई का काम शुरू न करने की गुहार लगाते हुए महिलाओं को शुरू में गाली गलौज और धमकियां मिली। जब महिलाओं ने हिलने से इनकार कर दिया तो पुरुषों ने अंततः सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब हमें बेसिकली इस संबंध में समझाना है कि पर्यावरण आंदोलन जो है ये अर्थशास्त्र और पहचान के मुद्दों से भी मुद्दों के बारे में है। कैसे? अर्थात जो भी पर्यावरण आंदोलन होते हैं ये अर्थशास्त्र और पहचान के मुद्दों के संबंध में भी होते हैं। कैसे? बेसिकली देखो, यहाँ पे पर्यावरण आंदोलन चलाए क्यों जाते हैं? तो जलाऊ लकड़ी, चारा, अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जो मुख्यतः जंगलों पर निर्भर होते हैं उन लोगों के द्वारा ये चलाए जाते हैं। इस संघर्ष ने गरीब गरीब ग्रामीणों की आजीविका की जरूरतों को लकड़ी बेचने से राजस्व उत्पन्न करने की सरकार की इच्छा के खिलाफ रखा है। अर्थात पर्यावरण आंदोलन मुख्यतः उन लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं जो ग्रामीण जंगल पर निर्भर होते हैं। वे अपने जलाऊ लकड़ी, अपने चारे, दैनिक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर होते हैं। लेकिन जो सरकार होती है वो अधिक से अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए, अधिक से अधिक व्यापार बनाने के लिए जंगलों से उन पेड़ों को कटवा देते हैं, काटने लगते हैं या फिर अधिक टैक्स जो है वो लोगों पर बढ़ाने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि निर्वाह की अर्थव्यवस्था को लाभ की अर्थव्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। अर्थात जो लोग जंगल पर निर्भर थे वो एक तरीके से अपना निर्वाह कर रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। तो अब इस गुजारे करने की जो प्रथा थी उसे ये लोग समाप्त कर देते हैं, जो प्रशासन के लोग होते हैं। अब वहां पे क्या करते हैं, मुनाफा कमाने वाले जो व्यवस्था है उसे खड़ा कर देते हैं। ठीक है। सामाजिक असमानता, इसकी वजह से क्या आती है? सामाजिक असमानता। ग्रामीण बनाम सरकार जो वाणिज्यिक और पूंजी हितों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात यहाँ पे सामाजिक असमानता आ जाती है। इस संबंध में कई आंदोलन, फॉर एग्जांपल चिपको आंदोलन ये चला था, पारिस्थितिक स्थिरता के मुद्दे को इसने उठाया था। अर्थात पारिस्थितिक मुद्दे को, पर्यावरण के संबंध में पेड़ों को ना काटने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन चला था। पर्यावरण के संबंध में बहुत बड़े बड़े डैम्स के प्रति आंदोलन चले, बड़े बांधों के प्रति नर्मदा बचाओ आंदोलन है, फरक्का बांध आंदोलन है, इस तरीके के थे। तो ये सभी पर्यावरण के संबंध में आंदोलन आते हैं। प्राकृतिक वनों को काटना पर्यावरणीय विनाश का एक रूप होता है। अर्थात पर्यावरण को यदि विनाश करना है तो वनों को काटो, पेड़ों को काटो, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन आ सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो सकती है, इवन फर्टिलिटी मोलिटरी जो रेट होता है वो भी बढ़ने लगेगा, अकाल जैसी समस्या यहाँ पे आ जाएंगी, पशुओं की संख्या में कमी हो जाएगी। इवन अगर आप किसी चीज को ना थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आप उसके हर एक पहलू को यहाँ पे समझ जाओगे। ठीक है, अभी देखना जब मैं इस क्वेश्चन के आंसर पढ़ूंगा ना फिर आपको समझाऊंगा, कंप्लीट समझ जाओगे। ग्रामीणों के लिए ये लाल और हरे मुद्दे आपस में जुड़े हुए थे। अर्थात ग्रामीण लोगों के लिए एक तरफ तो अपने मुद्दे और एक तरफ जो प्रशासन के मुद्दे ये जुड़े हुए थे, जबकि उनका अस्तित्व जंगल के अस्तित्व पर निर्भर था। उन्होंने अपने स्वयं के लिए वन को पारिस्थितिक संपदा के रूप में ही महत्व दिया था जो सभी को लाभान्वित करता था। अर्थात ये पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर हुआ करते थे। इसके अलावा चिपको आंदोलन ने मैदानी इलाकों में मुख्यालय वाली एक दूर सरकार के खिलाफ पहाड़ी ग्रामीणों की नाराजगी भी व्यक्त की थी, जो उसकी चिंताओं, प्रथाओं, इसके उदासीन सततपूर्ण व्यवहार को दर्शाती थी। इसीलिए अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी, राजनीति प्रक्रिया, इसके बारे में चिंता चिपको आंदोलन पर रेखांकित करती। सिंपल सी बात है भाई, ये जो हमारा क्वेश्चन है कि एक सेकंड, हाँ, पर्यावरण आंदोलन भी अर्थशास्त्र और पहचान के मुद्दों के बारे में है। इसका मतलब सिंपल सा इतना है, वे लोग जो मुख्यतः ग्रामीण लोग होते हैं और जंगल पर निर्भर होते हैं अपने घर में लकड़ी जलाने के लिए, चारे के लिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जब इन लोगों के इस पूरे ही इनके निर्वाह करने के तरीकों पर जब शासन अपना हाथ फेरता है, जब शासन अपना यहाँ पे एंट्री करता है, पॉलिटिकल से यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो वो उस जंगल को कटवाने लगते हैं, पेड़ काटने लगते हैं
और जो जड़ी बूटियां जो जो हाथी वगैरह है उनके दांत निकाल के बेचने लगते हैं, व्यापार होने लगता है, निजी क्षेत्र में सौंप दिए जाते हैं। तो इससे जंगली जो लोग मतलब जो लोग ग्रामीण लोग जंगल पर निर्भर थे, वो तो पूरी तरीके से विस्थापित विस्थापित हो गए। उनका पूरा का पूरा लाभ जो था वो तो खत्म हो गया। इसीलिए ये प्रशासन की यहाँ पे प्रशासन का विरोध करते हैं। अदर हैंड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है चिपको आंदोलन का। कौन सा? चिपको आंदोलन। ये आंदोलन बेसिकली सरकार के द्वारा वनों को काटना, सरकारी अधिकारियों के द्वारा वनों को काटने के लिए लोग जो थे पेड़ों से चिपक गए कि अगर आप पेड़ों को काटोगे तो आप हमें भी काटोगे। तो ये आंदोलन कुछ रूप में सफल हुआ, कुछ रूप में असफल हुआ। ये यहाँ पे बताया गया है। इस आंदोलन में जो लोग पहले विस्थापित हो गए थे, चाहे वो बाढ़ की वजह से हो, सूखे की वजह से हो, वनों की कटाई की वजह से हो, उनके मुद्दे भी उठाए गए और ये कहा गया कि इसे आप विस्थापित करो। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे महिलाएं जो थी वो शराब की दुकानों के सामने जाके धरने प्रदर्शन करने लगी। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि ये जितने भी पर्यावरणीय आंदोलन होते हैं ये अर्थशास्त्र और पहचान के मुद्दों के संबंध में होते हैं, एक दूसरे से जुड़े। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप यहाँ से इजीली इंग्लिश में समझ लो। हाउ आर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स ऑल्सो अबाउट इकोनॉमिक्स एंड आइडेंटिफाई इश्यूज, इलेबोरेट। तो किस तरीके से आप करोगे इसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रही होंगी सारी चीजें आप सभी को, है ना? समझ में आ रही तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। चलिए 37 की बात कर लेते हैं। अब इसमें है एक चित्र। चित्र देखिए, ये चित्र बेसिकली लिंग अनुपात के संबंध में है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है घटते लिंग अनुपात के कारण लिंग अनुपात क्यों घटता जा रहा है। पहले ये समझो लिंग अनुपात क्या होता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रति 1000 पुरुषों पर यदि मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 900, तो हम क्या कहेंगे? लिंग अनुपात 10% कम है। ठीक है, यदि 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं 110, तो हम ये कहेंगे लिंग अनुपात 10% अधिक है। ठीक है, लिंग अनुपात क्या है? जनसंख्या में महिला और स्त्रियों की संख्या का अनुपात, दैट इज। तो इसकी कम क्यों हो रहा है भाई? कम होने के कई कारण हैं। सबसे पहले देखो, शैशव अवस्था में जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां होती हैं शिशु अवस्था में, उनकी देखभाल एक सही तरीके से नहीं की जाती है, इसलिए इसका ये रीजन है। लिंग विशेष के गर्भपात, अर्थात कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ना अल्ट्रासाउंड जो एक प्रक्रिया है, जो मशीन है, उसके द्वारा ये देख लिया जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। तो ऐसे में बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है क्योंकि सभी को लड़के चाहिए। तो इसीलिए ये भी एक कारण बन जाता है। बालिका शिशुओं की हत्या, अर्थात कई जो है रूढ़िवादिता फैली हुई है कि यदि बच्ची पैदा होगी तो बहुत सारा धन खर्च करो, शादी करो। ऐसी रूढ़िवादिताएं, इनकी वजह से उनकी जन्म ही नहीं हो पाता है। पहली बात देखो, धरती पे आ जाए वो तो बहुत बड़ी बात है, जन्म ही नहीं होने देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कारक है क्योंकि लोग लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। पैदा हो गई ठीक है, छोड़ो, जिएगी अपना जैसे है। उनके वो कुपोषण का शिकार हो जाती है, बीमार भी हो जाए तो कोई भी ज्यादातर इलाज नहीं कराता, क्योंकि जो समाज में रूढ़िवादिता है ना कि भाई लड़का ही चाहिए, लड़का ही समाज के वंश को आगे बढ़ाए। अरे कम से कम ये तो देखो, जब लड़की ही नहीं होगी तो लड़का वंश आगे बढ़ाएगा कैसे? तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। तो ये सारे कारण जो है ना वो यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और एक चीज और है कि अधिकतर जो पुरुष लोग है ना वो महिलाओं को बस एक ही रूप में देखते हैं, घर में रहो, काम करो और बस प्रजनन क्षमता अपनी बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रजनन करो, और अगर लड़की है तो उसे मारो, लड़का है तो उसे जन्म दो। ये चीज है। इन सभी की वजह से ना लिंग अनुपात बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। और एक कारण ये भी है, एजुकेशन लोगों को नहीं मिल रही है। अब ये एजुकेशन वाला जो सिस्टम है ना, ये आपके इस क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपकी राय में यदि बालिकाओं के प्रति जो अभी हमने कारण देखे, जो हमने अभी पूर्वाग्रह देखे हैं, अगर इन्हें निपटाना है तो इसके प्रति आप क्या कदम उठा सकते हो? बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी वाली जो क्रिया चल रही है, जिससे गर्भ में पता लगा लिया जाता है कि लड़की है लड़का, तो इस प्रक्रिया पर आप पूरी तरीके से रोक लगा दो। हालांकि सरकार ने ऐसा इसके खिलाफ कहा है कि आप लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हो गर्भ के दौरान। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे मूवीज वगैरह में कि फिर भी लोग करवाते। तो हालांकि सरकार ने मना कर रखा है, लेकिन कुछ लाखों में कुछ एक ऐसा होता है जो गैर कानूनी तरीके से ऐसा करता है, लेकिन अगर सरकार ने पकड़ लिया तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधियां थी, अर्थात प्रसव से पहले
गर्भपात से पहले, बेसिकली गर्भपात तो अबॉर्शन हो गया एक तरीके से। अप्रसव अर्थात महिला के द्वारा बच्चे को जन्म देने से पहले कई अधिनियम बनाए गए हैं जो कि 1999 में लागू हुआ था और 2003 से अधिक प्रबल हो गया, जिसमें महिलाओं को बच्चे जन्म देने से पहले अस्पताल में सुरक्षा दी जाएगी, अर्थात उन्हें वो चाहे तो वहां पे जाके मेडिकल ट्रीटमेंट अपना करवा सकते हैं इन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आज भी हम देखते हैं, जो भी हमारे आसपास में जो मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल्स नहीं, हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। सरकार ने नियम एवं कानून भी, सरकार के नियम कानून इस संबंध में मदद करते हैं। अब इस संबंध में एक उदाहरण मान लो, उदाहरण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके द्वारा ये कहा गया, सिंपल सी बात है, ये तो आपको भी पता हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बेटी को जन्म दो, उसके महत्व को समझो, उसे पढ़ाओ, क्योंकि वो हमारे देश में और ज्यादा नाम कमाएगी। यहाँ पर बाल स्त्री पुरुष अनुपात को बढ़ाने के लिए कारगर नीति साबित होती है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जाए, इन पूर्वाग्रह को समाप्त किया जाए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इवन आपको जो पॉइंट यहाँ पे समझ में आता है कि हम इस पूर्वाग्रह को कैसे समाप्त कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या घटते लिंग अनुपात के कारण हैं और कैसे जो पूर्वाग्रह हैं उनसे निपटने के उपाय यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लो। गिव रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। ये सेक्स रेशियो किस तरीके से डिक्लाइन होता जा रहा है, कैसे कम होता जा रहा है, एंड इन योर ओपिनियन व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन इन डील विद दिस अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। तो कैसे करना है, कैसे, कौन से रीजन है, देयर आर मैनी रीजन डिक्लाइनिंग रेशियो, क्या रीजंस है यहाँ पे, क्या पूर्वाग्रह है और इसे आप किस तरीके से समाप्त कर सकते हो। दैट इज द आंसर यू वुड लाइक दिस विच आई हैव सोल्ड। ठीक है, ए पार्ट एंड देन सेकेंड पार्ट। नाउ आ गया हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, लेकिन दो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है लेकिन दो क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो 38वां, जाति और आदिवासी भेदभाव को संबोधित करने वाली राज्य और गैर राज्य पहलों पर विस्तार से समझाओ। अर्थात जातियों के संदर्भ में, आदिवासियों के संदर्भ में जो भेदभाव है, इस बारे में राज्यों और गैर राज्य जो पहल हैं इनके बारे में समझो। बेसिकली देखो, भारत जब स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, तो भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इन सभी के लिए कई विशेष कार्यक्रम चलाए थे। आरक्षण, सार्वजनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों को, जनजातियों के सदस्यों के लिए कुछ शैक्षणिक स्थानों में कुछ शैक्षणिक पद जो होते हैं सरकार की तरफ से, उन पदों में कुछ सीटों को इन अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी लोगों के लिए आरक्षित किया गया। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। अनदर वन, 1850 का एक जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम, जिसने केवल धर्म या जाति परिवर्तन के कारण नागरिकों के अधिकारों की कटौती की अनुमति नहीं दी थी। अर्थात यहाँ पे एक अधिनियम था 1850 का, ये कहता था कि जाति विकलांगता अधिनियम, निष्कासन अधिनियम, अर्थात केवल धर्म या जाति परिवर्तन के कारण नागरिकों के अधिकारों की कटौती नहीं की जाएगी। तो वो यहाँ पे आ जाता है आरक्षण और ये अधिनियम। फिर इसके बाद भारत में 19 तो वो हो गया 193, ठीक है, 93 संविधान संशोधन में उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग, देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी, इन सभी को 93 संविधान संशोधन के तहत जो शैक्षिक संस्थान है इसमें कुछ आरक्षण दिया गया। पॉलिटिकल लेवल पे कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं, शैक्षिक लेवल पे जो सरकार के कार्यक्रम उसमें सीटें आरक्षित की गई, जो संस्थान है उसमें आरक्षण दिया गया है। संविधान ने इनको और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए अनुच्छेद 17 यानी कि अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत तो किया है। साथ ही साथ इन्होंने एक अधिनियम पेश किया 1989 में और ये कहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो लोग इन पर अत्याचार करते हैं, इनको भला बुरा कहते हैं, इनको समाज में नहीं रहने देते, उनके प्रति कड़ा रवैया अपनाया जाए, ये भी यहाँ पे बताया गया है। इतिहास में पॉलिटिकल के कुछ, अभी से हम 100 साल पहले की बात करें, 100 या 70-80 साल पहले की, तो ज्योतिबा फुले, अयोध्या दास, पेरियार, अंबेडकर,
अन्य ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले, जब अंग्रेज हम पे गुलाम कर रहे थे, उस समय ही इन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक नींव रखनी शुरू कर दी थी और इन्होंने आंदोलन किए। इस संबंध में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवाद पार्टी, समाजवाद नहीं, बहुजन समाज पार्टी, कर्नाटक की दलित संघर्ष समिति, ऐसे कई राजनीतिक संगठन, लोग, इन सभी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, पिछड़े, दलित लोग, इन सभी के अधिकारों के लिए आंदोलन किए और फलस्वरूप जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान बनके लागू जब होता है, तो बहुत सारे नियम हमारे सामने निकल के आते हैं जो आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, पिछड़े वर्ग, सभी एक तरीके से मिलाने तो पिछड़े वर्ग हैं ये, इन सभी को आरक्षण दिया है। दलितों में कई भारतीय भाषाएं, जैसे कि विशेष रूप में मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, अर्थात भारतीय संविधान में दलितों के संबंध में कई भाषा जो केवल कुछ समुदाय के लोग ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी। नहीं, हिंदी तो बहुत बड़ी भाषा है यार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। ये ऐसी भाषाएं हैं जो मुख्यतः कम ही लोगों द्वारा बोली जाती थी, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, इवन बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बहुत लोगों द्वारा बोली जाती है, तो उन लैंग्वेजेस को भी यहाँ पे एंटर दिलवाया गया, उनको विशेष अधिकार दिए गए। तो समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको? मैंने सिंपल सा समझाया, जाति और आदिवासी भेदभाव को संबोधित करने में, उनको खत्म करने में राज्य और गैर राज्य पहल क्या है, ये समझ में आ गया है ना? आ गया ना समझ में कंप्लीटली? कहा मैं कह रहा था 15 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो अथवा में देखो, सबसे आखिरी प्रश्न है, आज आदिवासियों के लिए प्रमुख चिंता है। सिंपल सा क्वेश्चन, आदिवासियों के संबंध में समस्याएं क्या है, चिंताएं क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन। आइए आंसर को समझिए। देखो 1947 से पहले भारत की आजादी से, मतलब 1947 को जो भारत को आजादी मिली उससे पहले आदिवासियों का जीवन आसान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमें सिंपल सा समस्या बतानी। तो देखो, सबसे पहले वनों पर सरकार के द्वारा एकाधिकार करना, अर्थात वनों से इन लोगों को विस्थापित कर देना। कुछ भी हो, जंगलों का शोषण तेज हो गया था। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई पूंजी गहन औद्योगिकरण, अर्थात जिसमें निजी स्वामित्व हो, खनिज संसाधन, बिजली उत्पादन, इन सभी के लिए आदिवासी जो क्षेत्र थे उनको केंद्र में रखा गया और उन्हें आदिवासी लोगों को वहां से हटाया गया। नई खनन और बांध परियोजना के लिए आदिवासी भूमि जो थी उनको वहां से हटा के उन पर ये कार्य किए गए थे। देखो बेसिकली क्या था, आदिवासी लोग जो थे वो मुख्यतः ऐसी जगह पर रहा ही करते थे। वन है तो वन के आसपास का एरिया पहाड़ी है, नदी है, अच्छा खासा वातावरण है, पहाड़ी इलाका है तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट खनिज टाइप में मिल जाएगा। तो इसीलिए सरकार इनको उनके मूल स्थान से हटा देती थी और कभी भी उन्होंने प्रबंधन नहीं किया कि इन्हें कहां पे ले जाएगा। तो घर से हटाना, इनकी भाषा, संस्कृति, परिवार का बिखरना, घर उजड़ना, बहुत सारी समस्या यहाँ पे निकल के आ गई। इस क्रिया में लाखों आदिवासी बिना किसी उचित मुआवजे के पुनर्वास करना पड़ा, अर्थात वो उन्हें जाना पड़ा वहां से। राष्ट्रीय विकास और आर्थिक विकास के नाम पर, यानी कि हम सरकार कह रही थी हम राष्ट्रीय विकास करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, इस नाम पर, इस नीति पर केवल और केवल उपनिवेशवाद का एक स्वरूप देखने को मिला, जो कि आदिवासी के संसाधनों को छीनकर अपने लिए उपयोग कर रहा। पश्चिमी भारत में नर्मदा नदी पर सरोवर बांध बनाया गया। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोवालरम बांध बनाया गया। ठीक है, पोलावरम है बेसिकली। कहाँ कहाँ पे? पश्चिमी भारत की बात हो रही है तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध। ये ऐसी कई सैकड़ों परियोजनाएं चलेंगी जिसकी वजह से आदिवासियों को वहां से हटना पड़ा था। ठीक है, ये प्रक्रियाएं वर्तमान में भी जारी हैं। 1990 के दशक में और अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। भारत सरकार के द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को आधिकारिक तौर पे अपनाया गया था, लेकिन जो विस्थापित लोग हैं और जो विस्थापित हो रहे हैं उनके संबंध में कोई भी नीति यहाँ पे नहीं दी गई। कॉर्पोरेटिव फार्म, निजी फार्म जो थे, इन्होंने आदिवासियों को विस्थापित करके बड़े भूमि के टुकड़े पर अपना अधिग्रहण कर लिया, अपने एकाधिकार कर लिए। आसान हो गया था इन लोगों के लिए। उनके खिलाफ भारी बाधाओं के बावजूद, उनके हाशिए पर जाने के बावजूद कई आदिवासी समूह बाहरी लोगों और राज्यों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जिन्हें दिकू कहा जाता था। अर्थात कुछ लोग तो जो थे काफी डर गए, सिमट गए, कुछ जो है वो तरीके से कहीं और रहने लगे, लेकिन कुछ लोग सरकार की तरफ जो और उन्हें
जिन्होंने उन्हें वहां से हटाया, उनके खिलाफ आंदोलन भी करते थे स्वतंत्रता के बाद। इसीलिए भारत में आदिवासी आंदोलन को सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में माना गया, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों को अधिक महत्व दर्जा दिया गया। मूलतः यह सभी बिहार और मध्य प्रदेश के हिस्से हुआ करते हैं। बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है, आज आदिवासियों के लिए प्रमुख चिंताएं क्या। तो एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे जो लिखा है उससे बोलो और मुझे सुनो। बेसिकली 1947 में ये तो हमने देखा, जब भारत के संविधान में कुछ जो नियम कायदे कानून लिए, उससे आदिवासियों को काफी फायदा हुआ। लेकिन उससे पहले की स्थिति इनके लिए काफी चिंतादायक थी। सबसे पहले ये जिस स्थान पे रहते थे, फॉर एग्जाम्पल वन, पहाड़ी इलाके, वहां से इन्हें हटा दिया गया, यानी कि इनका घर उजड़ गया। और जब घर उजड़ा तो इनके घर उजड़ने के साथ में इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, इनके निजी संसाधन, इनके घर, इनकी फार्म्स, इनकी जो कृषि योग्य भूमि होती है वो भी चली गई। ठीक है। और जब इन्हें विस्थापित किया गया सरकार के द्वारा, किस लिए? अधिक लाभ कमाने के लिए, खनिज निकालने के लिए और बिजली बनाने के लिए। इन सरकार ने क्या कहा कि हम करेंगे राष्ट्रीय या आर्थिक विकास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस इस धोखे में उन आदिवासी लोगों को वहां से हटाया। कई नदी बांध परियोजनाएं चलती हैं, कई बार वनों को कटाई के लिए कई आंदोलन भी चले इस संबंध में। तो ऐसे में आदिवासी लोग अपनी संस्कृति, भाषा, संसाधन, कृषि, इन सभी से दूर एक हाशिए पर चले गए। इस संबंध में 2 तरीके में लोग बट गए। मुख्यतः 99% लोग ऐसे थे जो पुनर्वास से विस्थापित होकर एक दरिद्र जीवन जीने के लिए मजबूर हुए। केवल 1 या 2% लोग ऐसे थे जो उन लोगों के खिलाफ, यानी कि सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। तो आज आदिवासियों के संबंध में प्रमुख चिंताएं क्या है? होप यू अंडरस्टैंड दिस आंसर फुल्ली कंप्लीट। नाउ इंग्लिश में समझिए इस क्वेश्चन को। elaborate on state and non-state initiatives addressing caste and tribal discrimination. And other hand, what are the major concerns for the advised एक सेकेंड, आदिवासीज लिखा है बेसिकली टुडे। तो जब हम एलिब्रेट करते हैं, तो एलिब्रेट करने के संदर्भ में आप ये सारी चीजें लिखोगे। ठीक है, ये पॉइंट आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। और जब हम बात करते हैं इनकी चिंताओं के बारे में, इनके कंसर्न्स के बारे में, तब आप ये सभी पॉइंट्स इजीली यहाँ से लिखोगे। ये हो गया। अब इसी में ही आपके 3-4 पॉइंट है पहले ही पॉइंट में, और उसके बाद यहाँ पे अदर हैंड में आप ये पॉइंट देख सकते हो इजीली सारे के सारे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। और यहाँ पे हम चलते हैं तो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कंप्लीट, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है हमारा। बड़े खुशी आ रही होगी है ना, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा, ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को इजीली तरीके से समझ पाए और आंसर को आसानी से समझकर वो भी अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सके। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो कि आपको इंग्लिश में हर जगह देखने को मिल जाएगा, इवन बहुत से आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा, बट इन हिंदी में बहुत कम होगा। और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, हालांकि हमारा टाइम जो है 1 घंटा 50 मिनट से ऊपर हो चुका है, लेकिन मेरा ये दावा है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट इस क्वेश्चन पेपर के संबंध में नहीं रह गया होगा और समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से भी आ चुका होगा, है ना। आया ना समझ में सब कुछ? अगर समझ में आया है, सारी चीजों को आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, जितना हो सके उतना लाइक करो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जस्ट स्मार्ट नॉलेज नाम से हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन होती है तो आप हमें मैसेज करो, जैसे हमें टाइम मिलेगा हम आपके आंसर का जवाब दे देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आज की अपनी इस वीडियो को विराम देते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।